हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर। ये क्वेश्चन वो हैं जो हमने यूट्यूब पे डाला था, तो बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट थे और उनकी मतलब चाहत थी कि इनके आंसर के साथ में इसको अपलोड किया जाए। तो उसी की हम अब शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें मतलब 4 वीडियोज़ बने। टोटल जो इसके हिसाब से पेजेस हो रहे हैं वो 98 पेजेस हो रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा आता है। वैसे ये तकरीबन 30-40 के करीब पेजेस हैं। ठीक है। अच्छा, जो लोग लाइव देख रहे हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट भी कर दें कि चीज़ें क्लियर हैं क्या। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। असल में मैं किसी को लाइव करना नहीं चाह रहा था यहाँ पे, इसलिए कर रहा था ऐप पे, ताकि यहाँ पे जब रिकॉर्डेड हो जाएगा इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो अलग से मुझे यहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोग आ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्लेमर मैंने लिख रखा है कि ये जो कुछ भी है ये एक तरीके से गेस पेपर है। ये इसलिए कि पेपर हम नहीं बनाते हैं, पेपर कोई और बनाता है। ठीक है, तो ये गेस पेपर है और ये जितने भी स्टेट हैं, मतलब क्या कहते हैं, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जितने भी स्टेट्स हैं, केरला, ये सबके लिए मतलब मैंने सामने रख के बनाया है। ऐसा नहीं किसी एक स्टेट के लिए। कर्नाटका हो गया, किसका नाम ना आए तो वो बुरा ना माने, सारे नाम तो मुझे भी याद नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्लेमर कि ये गेस पेपर है। तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि मतलब पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसें, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस से ही लिए गए हैं। तकरीबन क्या कहते हैं, आधा सिलेबस आपका कवर करते हैं इस क्वेश्चन के जरिए से। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, फंसेंगे ज़रूर। लेकिन अब ये आपकी मतलब किस्मत है कि आपके स्टेट में यहाँ से कितने क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो आप अपनी जिम्मेदारी पे इसको क्या है यूज करेंगे अपने एग्जाम के लिए। तो अब हम शुरू कर। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं अभी इसके लिए जल्दी जल्दी में लेके आया हूं, तो इसमें मुझे आगे पढ़ाने में हो सकता है मेरी कहीं पे जबान थोड़ी सी फंसे, इसलिए कि रिकॉर्डेड वीडियोस में ये होता है, जैसे अब तक मैं डालता था कि मतलब कोई गलती हो जाती है, इंसान है, गलती होती है तो उसको काट पीट करके सही से डालते थे हम लोग। लेकिन जब लाइव करते हैं तो फिर उसमें ये ऑप्शन नहीं होता है। तो इसको मैंने अभी पढ़ा भी नहीं, 4-5 दिन पहले जो बना दिया था, बना के वैसे ही रखा था। तो इसलिए हो सकता है कि कहीं पे मुझे थोड़ा सोचना भी पड़े, कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक भी हो, तो आप लोग उसको थोड़ा सा माइंड मत करिएगा। ठीक है, प्लीज। और ये इसलिए कर रहा हूँ ऐसे, ताकि अब 23 से बच्चे कह रहे हैं बार बार सर जल्दी से लाइए, जल्दी से लाइए, हमारे एग्जाम आ गए हैं। तो हम कहें चलो शुरू कर देते हैं फिर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो अलग अलग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको क्या करना है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो पहले से तो ये हो गया आपका, 2 तरीके के हो गए ये। एक होता है आपका लोकल रूट और एक होता है आपका सिस्टेमिक रूट। ठीक है, अब सिस्टेमिक जो रूट है इसको हम लोग और डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है इंटेरल रूट और दूसरा होता है पेरेंट्रल रूट। ठीक है, अब ये सारी चीजें डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। एक चीज और इसलिए कह दूं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों को छोड़ देंगे। एक समझिए कि ये शॉर्ट रिवीजन है, तो पूरा सिलेबस जो मैंने तकरीबन 100 वीडियोस में पढ़ाया है तो वो यहाँ पे कवर नहीं होंगी 1-2 वीडियोस में। इसलिए यहाँ पे बहुत चीजों को शॉर्ट करके हम निकलेंगे जल्दी जल्दी से। तो आप लोग अगर जिसको डिटेल पढ़ना है वो डिटेल वाली वीडियोस देखे। यहाँ तो सिर्फ एक तरीके से रिविजन है और एग्जाम की प्रिपरेशन है। ठीक है, तो सिस्टेमिक का मतलब ये होता है कि वो दवा चाहे हम किसी भी रूट से लें और वो हमारे ब्लड के अंदर पहुंचे, वो सिस्टेमिक हो जाता है। और लोकल रूट मतलब हम कहीं ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोकल रूट होता है। अभी जो सिस्टेमिक वाला है वो उसमें एक आता है इंटेरल और दूसरा होता है आपका पेरेंट्रल। इंटेरल का मतलब ये है कि हम ओरल रूट से खा रहे हैं, ठीक है ना, माउथ के थ्रू खा रहे हैं, ये हमारे जीआईटी के थ्रू जा रहा है, फिर ब्लड में जा रहा है, या सबलिंगुअल रूट से यानी जबान के नीचे रखा, मुंह में रखा और वहां से क्या हुआ, वो दवा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच गई। उसके अलावा रेक्टल रूट से अगर वो जा रहा है और ब्लड में पहुंच रहा है, तो ये सब क्या है, इंटेरल रूट में आते हैं और ये सिस्टेमिक के अंदर आते हैं। इसी सिस्टेमिक के अंदर आ जाएगा आपका पेरेंट्रल रूट। समझ रहे हैं? तो ये पेरेंट्रल रूट में अब ये कि हम इसमें दवा को इंजेक्ट करेंगे किसी माध्यम के जरिए से, दवा को इंजेक्ट करेंगे। नहीं, इसको बाई करने के लिए अलग से चार्ज नहीं लगेगा। ये तो मैंने जो आपका पेड ग्रुप है उसमें पहले ही मैंने इसको अपलोड कर दिया है। समझ रहे हो? एक बार देखो जाके, मैंने 2025 के नाम से IMPs 2025 के नाम से इसको अपलोड कर दिया है। बाकी जो अलग अलग सब्जेक्ट है वो भी आपको दे देंगे इसी में फ्री में, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है ना, जो लोग मतलब ये सेकंड ईयर की लाइव क्लासेस ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ।
तो अब ये पैरेंटल रूट है, इसमें आता है आपका इंट्राडर्मल, ठीक है, डर्मिस में लगा रहे हैं। उसके अलावा क्या है, इंट्रावेनस यानी वेनस के अंदर लगा रहे हैं, जो नस हमारी, ठीक है, वेन के अंदर। उसके अलावा क्या होता है, इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में लगा रहे हैं इंजेक्शन को, या किसी भी तरीके से दवा को वहां पे इंजेक्ट कर रहे हैं। सबक्यूटेनियस जो लेयर है थी हमारी स्किन की, उसके अंदर दे रहे हैं दवा, तो सबक्यूटेनियस लेयर हो जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, ट्रांसडर्मल हो जाता है, और क्या कहते हैं, इनहेलेशन के थ्रू यानी क्या कहते हैं, हवा के जरिए से भाप बना के दवा को क्या है अंदर ले रहे हैं, गैस के फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये भी तरीके का सिस्टेमिक होता है, जैसे कई सारी अस्थमा की दवाएं आती हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब क्या जाता है आपका पैरेंटल रूट के अंदर आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्या कहते हैं, जो ओरल रूट है या क्या कहते हैं इंटीरियर रूट, तो ऐसे नहीं पूछता है। ओरल रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, पैरेंटल रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, समझ रहे हैं। तो आपने देखा कि पैरेंटल रूट में कई सारे हैं, तो हम पढ़ेंगे इंट्रावेनस के बारे में, इसके बारे में ज्यादा पूछता है। अब किसी के बारे में भी पूछे ना, तो इसके जो कुछ फायदे हैं, जो एडवांटेजेस हैं, वो इन सब में आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए अब अगर मैं सबको पढ़ूं तो पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो एक को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। अब इनमें से किसी के भी बारे में पूछे ना, आपको वही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, सिर्फ डेफिनेशन अलग करेंगे आप, ठीक है। तो इंटीरियर रूट में क्या होता है, हाँ एक चीज और, मैं यहाँ पे ना हर चीज को लाइन बाय लाइन मतलब क्या है पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं सीधे आपको उसका ट्रांसलेशन बताऊंगा, उसको समझाऊंगा। अगर एक एक लाइन पढ़ने गया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग वीडियो छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है। तो इंटीरियर रूट में क्या होता है, दवा को हम लोग क्या है एडमिनिस्टर करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, यानी ये जो हमारा GIT है, इसके अंदर दवा को हम लोग देते हैं, ठीक है ना, एडमिनिस्टर करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा, माउथ के थ्रू हम लोग क्या है मतलब देते हैं, या फीडिंग ट्यूब है, किसी भी तरीके से मान लीजिए किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, कोई दिक्कत है, कैंसर है, कुछ भी है, तो यहाँ से पाइप लगा दिया तब भी GIT में जा रहा है वो, ठीक है। तो किसी भी रूट से क्या है हम अपने GIT में दवा को पहुंचा रहे हैं, तो वो आता है इंटीरियर रूट के अंदर, और फिर दवा क्या होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। तो उसी इंटीरियर रूट के अंदर आता है आपका ओरल रूट, यानी माउथ के रास्ते से हम लोग दवा दे रहे हैं। इसी इंटीरियर रूट के अंदर ये भी आएगा कि हम लोग नाक के जरिए से किसी लिक्विड को पेट में पहुंचा दे रहे हैं, या पाइप लगा के पहुंचा दे रहे हैं, तो उसी में से एक क्या है आपका ओरल रूट, ठीक है। ओरल रूट का मतलब ये कि दवा को मुंह के अंदर रखा, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, कैप्सूल के फॉर्म में हो, मुंह में रखा, उसको अंदर क्या है ले लिया, मतलब क्या कहते हैं अंदर उसको क्या कहते हैं निगल लिया, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका ओरल रूट। जैसे कि मान लीजिए दवा खाई, पानी के साथ उसको ले लिया, मिल्क के साथ उसको ले लिया, चाय के साथ ले लिया। अब ये ओरल रूट के एडवांटेजेस क्या हैं, ध्यान से सुनना। ये क्या है, सेफेस्ट रूट है। ये क्या है, दवा के एडमिनिस्टर करने के लिए सेफ रूट होता है। सेफ इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या है, दवा जाती है, अगर मान लीजिए ओवरडोज हो गया, उसको क्या कहते हैं मतलब मैनेज करना आसान होता है। अगर क्या कहते हैं रॉन्ग दवा किसी ने ले लिया, उसको मैनेज करना आसान होता है, समझ रहे हैं। उसके अलावा दवा का जो टोटल अमाउंट है वो मेटाबोलाइज हो जाता है काफी हद तक, तो इसका क्या कहते हैं साइड इफेक्ट आने के चांसेस कम रहते हैं। तो और भी कई सारे इसके फायदे हैं, इसलिए कहते हैं ये सेफेस्ट रूट होता है। इसके अलावा किसी स्किल्ड आदमी की जरूरत नहीं होती, जैसे कि इंजेक्शन लगाना हो तो उसमें एक आदमी को आप ढूंढते हैं, खुद तो नहीं लगाता ना आदमी, जाता है महल्ले से, कोई थोड़ा बहुत भी जानता है सुई लगाना तो उसी से लगवाते हैं, खुद से नहीं लगाते हैं। लेकिन दवा खाने में खुद ही निकाला, खा लिया, तो ये इसका फायदा है, किसी स्किल्ड आदमी की जरूरत नहीं होती है। तीसरा क्या है, ये वेरी कन्वीनियंट है, यानी आसान रूट है, समझ रहे, बहुत आसान रूट है। उसको यूज करना, इस लाइन से दवाओं को यूज करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। देयर आर लो पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन, और एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन आने के चांसेस कम होते हैं इस रूट के थ्रू जब हम लोग दवा लेते हैं, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये लास्ट में आपको मैंने एक पूरी कम से कम 50 मैंने क्या कहते हैं डेफिनेशंस दी हैं, तो आप उसको वहां से जाके देखेंगे, लास्ट में मैंने उसको दे रखा है। उसके अलावा क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग बी टेकन, टू भी यहाँ लगा दिए, टू बी टेकन ओरली। तो जो दवाएं क्या कहते हैं ओरल रूट से लेते हैं उनको स्टेराइल करने की जरूरत नहीं होती है, समझे। स्टेराइल करने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको मारना, ये सब एक मतलब पूरा प्रोसेस होता है। उसके अलावा कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, और इस रूट से हम लोग काफी ज्यादा एक एक कहते हैं ना इतना इतना दवाएं खा सकते हैं आराम से, 10-10 गोलियां। लेकिन क्या है, बहुत सारी दवा एकदम से हम क्या है क्या कहते हैं IV रूट से या दूसरे रूट से इंट्रामस्कुलर से नहीं दे सकते हैं। ये रूट क्या है पेनलेस, इसमें दर्द नहीं होता है, इंजेक्शन वाले में दर्द होता है। इस रूट में ये रूट क्या है इकोनॉमिकल है, सस्ता है, इसलिए कि टेबलेट और कैप्सूल वगैरह जो दवाएं आती हैं वो सस्ती होती हैं। और क्या है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इस रूट में आसान है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कह सकते हैं, यानी अपने से ही अपना इलाज करना ये आसान होता है।
डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी जैसे दवा खाएं तुरंत उसका एक्शन शुरू हो जाए तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। पहले दवा जाएगी, टूटेगी, उसके बाद तब जाके वो मतलब ब्लड में जाएगी, तब जाके काम करेगी ना। लेकिन अगर सीधे ब्लड में लगा दें तो तुरंत वो क्या है, पूरी बॉडी में फैलती है, दवा काम करना शुरू कर देती है। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब ये कि कितना जल्दी दवा काम करना शुरू कर रही है, तो वो इसका क्या होता है, थोड़ा लो होता है पैरेंटरल रूट के मुकाबले में। दिस रूट इज नॉट यूजफुल इन क्लिनिकल इमरजेंसी, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर इस रूट में ये क्या फायदा नहीं है, ठीक है ना, ये ज्यादा फायदेमंद नहीं है। दिस रूट इज नॉट यूजफुल इन अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो कि बेहोश हुए हैं तो उनको मुंह के रास्ते से दवा खिलाएंगे, दवा मुंह में रखी रह जाएगी, समझ रहे हैं, या आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, आप दवा खिलाना चाह रहे हो, वो खा नहीं रहा, बीमार है किसी भी तरीके से, तो उस कंडीशन में भी ये रूट क्या है, हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। ऐसे क्या कहते हैं, किसी को उल्टी अगर आ रही है या डायरिया पेशेंट है, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या है, ये वाला रूट इतना इफेक्टिव नहीं होता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर खाना पेट के अंदर होता है तो कई बार क्या कहते हैं, दवा के एब्जॉर्प्शन में वो इंटरफेयर करता है, तो ये भी इसका नुकसान है। ऐसे क्या कहते हैं, अगर जो हमारे पेट का गैस्ट्रिक लेवल है, यानी एसिडिक लेवल है, पीएच लेवल जो है वो क्या कहते हैं, लो है बहुत ज्यादा, या क्या कहते हैं डाइजेस्टिव और लिवर एंजाइम कई बार क्या करते हैं, मतलब दवा को जो क्या कहते हैं, यहाँ पे लो की जगह आप लो भी हटा दें, खाली कह सकते हैं गैस्ट्रिक जो पीएच है, एसिडिक लेवल है, या डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं, या क्या कहते हैं लीवर के जरिए से बनाए जाने वाले जो एंजाइम वगैरह हैं, वो दवा को क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, समझ रहे हैं, उनके साथ में रिएक्शन करके इससे पहले कि दवा ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचे उससे पहले इसको खराब कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, इट में कॉज इरिटेशन इन जीआईटी, इसके अंदर जीआईटी में इरिटेशन हो सकता है। और 100% बायो अवेलेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल बाय दिस रूट, समझ रहे, और इस रूट के अंदर 100% बायो अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अब जिन लोगों को बायो अवेलेबिलिटी का मतलब मालूम है वो जल्दी से कमेंट करेगा बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब सबलिंगुअल रूट की बात करें तो सबलिंगुअल रूट का मतलब ये होता है कि दवा हम लोग क्या करें, टंग के नीचे रख देते हैं, ठीक है ना, और वहां से फिर दवा क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड में पहुंच जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। ऐसी दवाओं के एग्जांपल जैसे कि आइसोप्रिनालिल हो गया, समझे, जैसे कि ब्रोंकाइल अस्थमा में इसको यूज करते हैं, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट हो गया जिसको एंजाइना वगैरह में, या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है तो इसको एंजाइना वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। अब इनके एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इसका, समझ रहे, तुरंत ये भी काम करती है। डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग डज नॉट टेक प्लेस इन स्टोमक, और जो कि हम लोग दवा इसमें स्टोमक में जाती नहीं है तो दवा स्टोमक में जाके खराब भी नहीं होती, जब जाएगी नहीं तो खराब भी नहीं होगी, तो दवा पूरा का पूरा क्या है, बायो अवेलेबिलिटी उसकी होती है। ऐसे क्या कहते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग अवॉइडेड इन लीवर, चूंकि यहाँ से दवा क्या है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू भी नहीं गुजरती है तो दवा डिग्रेड भी नहीं होती है लीवर के जरिए से, ठीक है ना, तो ये इसके फायदे हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये रूट क्या है, लार्ज अमाउंट के लिए क्या कहते हैं, मतलब सुइटेबल नहीं है, ज्यादा अमाउंट में दवा नहीं ले सकते हैं, और इसकी वजह से जो क्या कहते हैं, हमारा बक्कल कैविटी है, बक्कल म्यूकोसा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें इरिटेशन हो सकता है। अब असल जो है आपका वो है पैरेंट्रल, ठीक है ना। पैरेंट्रल रूट का मतलब ये होता है कि द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अदर देन एलिमेंट्री कैनाल आर कॉल्ड पैरेंट्रल रूट। एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी कह सकते हैं, इसके अलावा जितने भी रूट हैं जहां से दवा दी जाती है वो सब किस में आते हैं, पैरेंटल रूट के अंदर आते हैं। पैरेंटल रूट के अंदर मतलब जितने भी क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अलावा जो भी रूट से हम लोग दवा दे रहे हैं, जो हमारी बॉडी में क्या है पहुंच रही ब्लड के अंदर, सिस्टेमिक वाले में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो होता है पैरेंटल रूट, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ पैरेंटल रूट की बात करें तो आपने पीछे पढ़ा के कई सारे अलग अलग टाइप्स हैं, आपको वहां पे ये मेंशन करना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है लेकिन पीछे मैंने आपको वहां पे शॉर्ट में बता दिया था। पैरेंट्रल में क्या कहते हैं, इंट्रावेनस, क्या कहते हैं इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, तो ये सब इसके टाइप्स हैं, तो ये हो गया। इन दिस रूट द ड्रग इज इन्फ्यूज्ड या इंजेक्टेड इनटू द ब्लड वेसल्स, और इस रूट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दवा को ब्लड के अंदर क्या कहते हैं, इन्फ्यूज्ड कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे हम लोग डाल दें इंट्रावेनस, ठीक है ना, तब सही रहेगा। आईवी रूट की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या है, दवा को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है ना, आईवी रूट के अंदर। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, अगर आईवी रूट से हम लोग दवा देते हैं तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी तुरंत दवा क्या है, उसका एक्शन शुरू हो जाता है, तुरंत दवा का एक्शन क्या होता है, शुरू हो जाता है, तो ये इसका एक फायदा है।
दूसरा क्या है, दी ड्रग्स इरिटेट जीआईटी, वो दवाएं जो कि जीआईटी से हम खा रहे हैं, अगर ओरल रूट से खा रहे हैं वहां पे इरिटेशन कर रही हैं, जलन कर रही हैं, तो इस रूट से हम लोग दे सकते हैं, इसमें चूंकि वहां दवा जाएगी नहीं। ऐसे क्या है, दिस रूट इज यूजफुल इन केस ऑफ प्री वोमिटिंग, और उस केस में आपने पढ़ा था कि ओरल रूट से देते हैं अगर पहले से उल्टी किसी को हो रही है। प्री वोमिटिंग का मतलब पहले से किसी को उल्टी हो रही है या डायरिया वाली कंडीशन है, तो दवा काम नहीं करेगी, ब्लड में पहुंच नहीं पाएगी, पता चला उल्टी से बाहर निकल गई, डायरिया से बाहर निकल गई। तो इसलिए इस रूट से अगर हम देंगे उस कंडीशन में तो दवा क्या है, काम करती है। इसके अलावा क्या है, दिस रूट इज यूजफुल इन अनकॉन्शियस, और क्या कहते हैं, अनकोऑपरेटिव पेशेंट, वो पेशेंट जो बेहोश है या क्या कहते हैं इनकोऑपरेटिव है, हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है दवा इलाज करने में, तो उसको इस रूट से हम लोग दवा देंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो इसके एडवांटेजेस हैं यही सारे तो डिसएडवांटेजेस थे किसके, ओरल रूट के। तो आप उसके डिसएडवांटेजेस याद करिए, उसका ये क्या है, एडवांटेजेस बन जाएंगे इसमें। तो इस तरीके से आप इसको क्या है, टाइम आपको ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, बस उसी में देखें सारी चीजें वहां पे जो थी कि इमरजेंसी कंडीशन में उनको यूज नहीं कर सकते, इसको इमरजेंसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं होती उस रूट से, इसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है ना, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि कितना अमाउंट दवा का अपने साइड पे काम करने के लिए पहुंच रही है, समझ रहे, जितनी दवा, वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। उसके अलावा क्या है, दोज ड्रग्स आर also can given by this route which are not absorbed fairly by GIT। इस रूट से हम लोग वो दवाएं भी दे सकते हैं जो कि हमारे GIT से क्या है आसानी से या बहुत ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो उनको भी इस रूट से हम लोग दे सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली बाय दिस रूट, और इस रूट से हम लोग दवा को लंबे समय तक क्या है धीरे धीरे दे सकते हैं। तो इंजेक्शन से तुरंत दे दिया, दूसरे के हम इन्फ्यूजन करते हैं, बोतल चढ़ा दिया, उसके अंदर दवा डाल दी, धीरे धीरे 2 घंटे तक दवा चढ़ती रहती है, समझ रहे हैं। तो ये इसका एक फायदा है। ओरल रूट में ऐसा नहीं कि मुंह में रखा है और क्या धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती जा रही है, तो ऐसी मतलब दवाएं आती है, लेकिन इतना भी नहीं कि 2-2 घंटे तक रहे। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आप देखेंगे कि ओरल रूट के जो फायदे थे ना वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि उसमें स्किल्ड पर्सन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसमें एक स्किल्ड पर्सन की क्या है, एक मतलब सीखा हुआ आदमी, मेडिकल का आदमी, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और क्या कहते हैं, जहां से हम लोग दवा को मतलब अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के अंदर, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वहां पे दर्द हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन इज डिफिकल्ट, इस रूट से क्या है, सेल्फ मेडिकेशन थोड़ा मुश्किल है। उसके अलावा क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिरिंज, और जो सिरिंज है ना उसकी स्टेरिलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जा रहा है। नीडल की जरूरत पड़ रही तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जा रहा है, समझ रहे हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, एक बार दवा अगर बॉडी के अंदर पहुंच गई, इस रूट से हमने दे दिया, समझ रहे, तो फिर उसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, समझ रहे। रॉन्ग दवा हमने दे दी, ओवरडोज में दवा दे दिया, तो इन सारी दिक्कतों में क्या है, ये रूट क्या है, इसमें नुकसान ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा जहां से हम लोग दवा दे रहे हैं वहां पे इंफेक्शन होने के चांसेस भी हैं। और क्या कहते हैं, वही बात इसमें भी लिखी हुई है, तो कोई इसको छोड़ दीजिए। अब हम यहाँ पे इंट्रावेनस रूट की बात करें, हमने पीछे ही हालांकि बता दिया, तो वही सारी चीजें जो पीछे आपको मैंने पढ़ाया वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, इंट्रावेनस रूट के अंदर जो पीछे अभी आपको मैंने पढ़ाया, चाहे इंट्रावेनस रूट के बारे में पूछे, पेरेंटल के बारे में पूछे, आपको यही सारी चीजें लिखना है। ठीक है ना, पेरेंटल के बारे में पूछे तो आप उसमें सारे कैटेगरीज को ला के डाल देंगे, समझ रहे। और उसके अगर सिर्फ इंट्रावेनस के बारे में पूछे तो आप कहेंगे कि इसमें ब्लड क्या कहते हैं, जो हमारी वेन होती है उसमें दवा को इंजेक्ट करते हैं, और फिर क्या है पूरी बॉडी में दवा पहुंचती है, और 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है इसकी इंट्रावेनस रूट के जरिए से जो हम लोग दवा देते हैं। बल्कि पेरेंटल रूट से ही जो दवा देते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी तकरीबन क्या है, मतलब 100% होती है। ठीक है, तो और जो इसके क्या कहते हैं एडवांटेजेस है, पीछे जो आपने पेरेंटल के पढ़े वही इसके एडवांटेजेस हैं, और जो पेरेंटल के डिसएडवांटेजेस हैं वही इंट्रावेनस के भी डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायो ट्रांसफॉर्मेशन विद फेजेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो कह रहे हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सप्लेन करिए। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन पूछे या ड्रग मेटाबॉलिज्म पूछे या मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग पूछे, आपको लिखना यही है। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, तो मैं आपको मोटा मोटा सा पहले बताऊं कि जब भी हम लोग दवा खाते हैं तो वो दवा क्या है, पहले तो टूटती है, टूटने के बाद फिर हमारे ब्लड के अंदर पहुंचती है, या अगर पेरेंटल रूट से देते हैं तो दवा ब्लड में पहुंच गई। अब वो दवा क्या है, जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करती है, समझ रहे। रिसेप्टर से मान लीजिए ये इसका रिसेप्टर है, इस पे दवा, ये दवा आके बाइंड की इस पे। ठीक है, अब ये दवा जब तक इस पे बाइंड रहती है तब तक दवा का असर दिखता रहता है, जब तक दवा अपने रिसेप्टर से बाइंड रहेगी
तब तक दवा का असर दिखता रहेगा, और जब ये दवा यहाँ से हटेगी तब दवा का असर क्या होगा, खत्म होगा। अब ये रिसेप्टर जो ये जो क्या कहते हैं, जो मतलब क्या दवा है वो बाइंड करके रखती है हमेशा। तो बॉडी का क्या सिस्टम ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इसको हटाना है यहाँ से। अगर ये ना हटाएं तो दवा का इफेक्ट चलता ही रहेगा, समझ रहे। अगर इसी को बोलते हैं ये दवा को हटाते हैं। अब दवा को हटाएंगे कैसे, दवा का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे तो दवा वहां से हटेगी। उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, समझ रहे। इस दवा के अंदर उसका शेप बदल देंगे, उसका स्ट्रक्चर तोड़ देंगे, कोई ग्रुप उसमें से हटा देंगे। मान लीजिए अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन, वह ग्रुप के अंदर उसके अंदर से कुछ चीजों को हटा देंगे, इसका स्ट्रक्चर बदल देंगे। तो फिर यहाँ से निकल के ये क्या है, दवा भाग जाएगी और फिर दवा का इफेक्ट कम होता है। फिर दूसरा रिसेप्टर आता है, वो बाइंड करता है, इस तरीके से चलता रहता है। तो जिसके साथ में मेटाबॉलिज्म होता है, अब वो दवा काम करने के लायक नहीं रहती है। ये एक जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन कई सारी ऐसी दवाएं होती हैं जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्टिव हो जाती हैं और काम करती हैं। तो एक लेकिन जनरल बात यह है कि जिसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है वो दवा अब काम करने के लायक नहीं रहती है, और फिर किडनी के रास्ते से या बाइल के रास्ते से दवा को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो यही होता है कि दवा के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस कर दें, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दें, जिससे दवा का इफेक्ट कम हो जाए, वो होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। और अगर दवा का मेटाबॉलिज्म ना हो, पता चले किसी ने अल्प्राजोलाम खाया सोने के लिए और दवा ने अपना काम शुरू किया और फिर मेटाबॉलिज्म उसका पूरी तरीके से हमने रोक दिया, तो वो सोता ही रहेगा। किसी ने खा लिया, पता चला कल एग्जाम है, रात में खाया था, तो वो अगले 2 दिन तक सोता ही रहेगा। बल्कि जब तक दवा का जब तक मेटाबॉलिज्म शुरू नहीं होगा तब तक वो सोता ही रहेगा, समझ रहे। तो ये होता है मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, अगर आपको लिखना है, ये आपको जैसे बहुत सारे बच्चों को ना ये स्टोरी जो बताओ वो समझ में आती है ज्यादा, तो इसलिए मैंने आपको छोटी सी स्टोरी बताई है कि कैसे दवा का क्या है मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन दी बॉडी, बॉडी के अंदर दवा का केमिकल अल्टरेशन हो जा रहा है। अल्टरेशन मतलब बिगाड़ दिया उसको हमने, जितना जैसा था वैसा नहीं रहा। अब इसमें क्या होता है, इन विच नॉन पोलर ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू पोलर ड्रग या पोलर फॉर्म। जो क्या कहते हैं, जो दवाएं हैं नॉन पोलर फॉर्म में है, उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड लिपिड सोल्यूबल कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू लिपिड इनसोल्यूबल फॉर्म। और वो दवाएं जो कि लिपिड सोल्यूबल होती हैं, लिपिड के अंदर जाके घुल जाती हैं, घुलनशील होती हैं, उनको ऐसा बना दिया जाता है कि वो अब लिपिड के अंदर घुल नहीं पाएंगी। अब ये 2 चीजें इसलिए की जाती हैं कि जब दवा क्या कहते हैं पोलर फॉर्म में होती है तब वो आराम से बॉडी से बाहर निकलती है, समझ रहे हैं। अगर वो नॉन पोलर है तो वो दवा बाहर नहीं निकलेगी। और क्या कहते हैं, अगर वो लिपिड सोल्यूबल है तो फैट के अंदर घुस घुस के बैठी रहेगी, दवा निकलेगी नहीं वहां से बॉडी से, समझ रहे, काम करती रहेगी। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, लिपिड इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अनआयोनाइज्ड ड्रग आर कन्वर्टेड इनटू वाटर सोल्यूबल एन आयोनाइज्ड फॉर्म। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो अनआयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है वाटर सोल्यूबल में, यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होंगी तब भी वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगी, ठीक है ना। तो उनको आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसकी वजह से वो वाटर सोल्यूबल हो जाती हैं। तो आपने 3 चीजें इसमें देखा कि नॉन पोलर ड्रग को क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर नॉन पोलर ड्रग को पोलर में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, फैट सोल्यूबल ड्रग को या लिपिड सोल्यूबल ड्रग को क्या करते हैं, इनसोल्यूबल बनाते हैं। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में दवा है तो उसको उसका आयोनाइजेशन कराते हैं। अब ये सारी चीजें डिटेल अगर पढ़ाने जाओ तो बहुत टाइम लगेगा, डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, समझ रहे। हमने लाइव पढ़ाया था तो उसमें सारी चीजें वहां पे हैं। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। एक चीज और मैं बता दूं कि जो क्या कहते हैं फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, या जो भी मैंने यहाँ पे ऐप पे जो भी मतलब मैंने नोट्स डाले हैं, तो सिर्फ वीडियोस क्या कहते हैं हमारे लाइव क्लासेस में है, बाकी चीज जगह पे वीडियोस नहीं है। लेकिन ये जो फार्माकोलॉजी है अलग अलग सब्जेक्ट की जो हमने पढ़ा रखी है, इनको उन नोट्स के अंदर भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। या क्या कहते हैं वीडियोस और नोट्स का अलग एक कोर्स बना दिया जाएगा, जो उससे नोट्स वाले से थोड़ा सा कॉस्टली होगा, 20-25 रुपया, ठीक है। तो आप वहां पे जाके डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं एक एक सब्जेक्ट की, और सबकी एक कंबाइंड भी बना दिया जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो वाली। तो ये आपको समझ में आ गया। और जब ये होता है तब दवा बाहर से बॉडी से बाहर निकलने के काबिल हो जाती है। क्या कहते हैं आयोनाइज्ड ड्रग डू नॉट रिक्वायर मेटाबॉलिज्म। और जो दवा पहले से ही आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है उसको अलग से मेटाबॉलिज्म होने की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही बॉडी से बाहर निकल जाती है, काम किया बाहर निकल गई, ठीक है ना। अब एक चीज है, द एंड रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो जब क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो दवा क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, समझ रहे हैं। दवा का इनएक्टिवेशन होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर, दवा को हम लोग इनएक्टिव कर देते हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं चेंजेस करके। तो फार्माकोलॉजिकली क्या है, एक्टिव कंपाउंड
क्या कहते हैं, जो एक्टिव, जो मतलब पहले से एक्टिव होती है वो इनएक्टिव हो जाती है। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो पहले से इनएक्टिव होती हैं और वो जब मेटाबॉलिज्म होता है तब जाके एक्टिव होती हैं। ऐसी ही दवाओं को बोलते हैं प्रोड्रग। क्या बोलते हैं? प्रोड्रग। समझ रहे हैं? ऐसी दवाओं क्या बोलते हैं? प्रोड्रग। अगर आपसे पूछे कि प्रोड्रग क्या होता है, तो ऐसी दवाएं जो कि पहले से इनएक्टिव थी, जब मेटाबॉलिज्म हुआ तब जाके वो एक्टिव होती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्रग बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो जैसे कि लीवोडोपा है तो ये कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन के अंदर। प्रेडनिसोलोन है, ये स्टेरॉयडल दवा है, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? प्रेडनिसोलोन के अंदर। प्रेडनिसोन कन्वर्ट होता है प्रेडनिसोलोन के अंदर। तो ये एग्जाम्पल है किसके? क्या कहते हैं? प्रोड्रग के। किनके एग्जाम्पल हैं ये? प्रोड्रग। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम के अंदर, शायद पंजाब में पूछा था कि प्रोड्रग क्या होते हैं। प्रोड्रग क्या होते हैं? तो प्रोड्रग जो इनएक्टिव फॉर्म में थे, जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हुआ और वो कन्वर्ट हो गए एक्टिव फॉर्म में, तो वो होते हैं प्रोड्रग। तो जब क्या कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो ये सारी चीजें होती हैं, यानी दवा एक्टिव से क्या होता है? इनएक्टिव हो जाती है, या एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है। और मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट। और कई बार दवा क्या होती है? इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो मेटाबॉलिज्म के फेजेस क्या है। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, वो क्वेश्चन पूछा गया है इसी तरीके से कि मेटाबॉलिज्म के फेजेस क्या होते हैं। तो दो फेजेस होते हैं मेटाबॉलिज्म के। कितने? दो फेजेस में मेटाबॉलिज्म होता है। कई सारी दवाओं में ऐसा होता है कि दोनों फेजेस होते हैं, और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसमें क्या कहते हैं, दवा सीधे क्या है, जैसे आयोनाइज्ड फॉर्म में जो दवा है वो सीधे बॉडी से बाहर निकल जाती है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही फेज में क्या है, दवा मतलब क्या कहते हैं, इनएक्टिव हो जाती है और बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ऐसा नहीं कि सारी दवाओं के साथ में दो फेजेस होते हैं। मैंने बताया आपको कि किसी किसी में ऐसा होता है। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है? इन फेज 1 मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन में भी अकर। तो क्या कहते हैं, जो फर्स्ट फेज होता है उसमें ये कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, ये रिएक्शन होते हैं उनके अंदर, समझ रहे, ताकि उसके अंदर केमिकल अल्टरेशन किया जाए। तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो सकता है, समझ रहे। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड किया गया हो या हाइड्रोजन उसके अंदर से रिमूव कर दिया गया हो। दूसरा उसके अंदर रिडक्शन होता है, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया हो उसके अंदर से। हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी पानी को ऐड करके दवा को तोड़ा जाता है। साइक्लाइजेशन होता है, यानी स्ट्रेट चेन है कोई, उसको क्या है, रिंग बना दिया गया, तो वो होता है साइक्लाइजेशन होता है। उसके अलावा कहते हैं डीसाइक्लाइजेशन होता है, यानी पहले से कोई साइकिल है तो उसको तोड़ के स्ट्रेट चेन बना दिया गया हो, समझे। तो ये सारे रिएक्शन होते हैं फेज 1 के अंदर। अब इनको मैंने एग्जाम्पल के साथ में लिखा हुआ है, जिसके पास पूरा टाइम है तो वो एग्जाम्पल भी याद करे। ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंजाइम है, या आइसो इंजाइम कह सकते हैं, समझे, साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450। ये एक ऐसा इंजाइम होता है जो कि मेटाबॉलिज्म में, जो फेज 1 के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कॉमनली यही क्या है, इन्वॉल्व होता है। और भी इंजाइम होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है, दवाओं के मामले में यही इंजाइम इन्वॉल्व होता है। और ये क्या करते हैं, दवाओं का मेटाबॉलिज्म करवाता है। जो भी इंजाइम होते हैं उनका काम ये होता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, कैटेलिस्ट की तरह से काम करते हैं। ठीक है। तो ये फेज 1 में आपने पढ़ लिया। फेज 2 है, एक क्या, कुछ दवाओं में फेज 2 भी होता है, समझ रहे हैं। कुछ दवाओं में दवा क्या है, जब दो फेजेस से गुजरती है तब जाके वो इनएक्टिव होती है। इन फेज 2 ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग द कॉन्जुगेशन रिएक्शन अकर। इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन अकर होता है। कॉन्जुगेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कोई ग्रुप उसके अंदर जोड़ दिया जाता है ताकि उसका स्ट्रक्चर बदल दिया जाए। ठीक है। तो क्या कहते हैं, इफ द फेज 1, ये यहाँ पे आना चाहिए था, इफ द फेज 1 मेटाबोलाइट इज पोलर। अगर क्या कहते हैं, मतलब हमने एक रिएक्शन कराया फेज 1, उसमें फेज 1 में क्या हुआ, कह रहे हैं कि फेज 1 में कुछ उसके अंदर चेंजेस हुए, तो कह रहे हैं कि फेज 1 में जो प्रोडक्ट बन के आया वो हो गया फेज 1 मेटाबोलाइट। अगर वो पोलर है तो वो क्या है, वैसे ही क्या है, यूरिन के रास्ते से या बाइल के रास्ते से बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं, मेनी क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स आर लिपोफिलिक। लेकिन कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं लिपोफिलिक होते हैं, यानी फैट सोलुबल होते हैं, फैट को क्या कहते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं या फैट में जाकर खुद घुस जाते हैं। तो कह रहे हैं कि दे आर अंडरगो कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो आप ध्यान रखना है कि फेज 2 उन्हीं दवाओं में अकर होता है जो कि क्या कहते हैं, लिपोफिलिक होती हैं। ठीक है। तो उसमें कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है, फेज 2 उसमें होता है। ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, कुछ रिएक्शन होते हैं, जैसे कुछ सब्सटेंसेज हैं, जैसे कि ग्लूक्यूरोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसेटिक एसिड है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सब क्या कहते हैं उसके अंदर जाके जुड़ते हैं, समझ रहे हैं। अब वो जब जुड़ते हैं तो एक रिएक्शन होता है, उसी रिएक्शन को बोलते हैं, जैसे कि ग्लूकोरिक क्या कहते हैं, ग्लूक्यूरोनिक एसिड अगर जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ग्लूक्यूरोनिडेशन, समझ रहे, ये रिएक्शन हो गया। ऐसे एसिटाइल एसिटिक एसिड जुड़ रहा है तो एसिटाइलेशन बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं सल्फेनेशन। तो ऐसा नहीं कि सब जुड़ते हैं, कोई एक आध रिएक्शन होता है फेज 2 के अंदर, और जब फेज 2 का मतलब ये होगा तो अब दवा पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाती है और बॉडी से बाहर निकलती है। अब क्वेश्चन पूछा है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। देखो फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें इतने टॉपिक्स हैं कि मतलब हम लोगों के लिए गेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो ना, बहुत टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अब ये खुद एक क्वेश्चन है, सीधे खाली यहीं से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो दवा के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। अब ये खुद ही अपने आप में एक मतलब पूरा एक क्या कहते हैं टॉपिक है, समझे, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से 3 नंबर का। चूंकि इसी क्वेश्चन में हमने लिया, यहीं पे पढ़ेंगे। तो इनहिबिटर्स, जो इनहिबिटर्स होते हैं वो दवा के क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म को रोकते हैं। जैसे कि कुछ दवाएं, जैसे कि ओमिप्राजोल हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, गैस वाली दवा जिसको हम लोग कहते हैं, जो एसिड सेक्रेशन को रोकती है, एंटीबायोटिक है, ये क्या कहते हैं उस एंजाइम को रोकते हैं जो मेटाबॉलिज्म कराता है। तो वो एंजाइम जो कि मेटाबॉलिज्म करा रहा है उसी को रोक देंगे तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, अफेक्टेड होगा, जल्दी से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। दूसरा क्या है, स्टिमुलेशन। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि क्या कहते हैं मतलब मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करते हैं, जल्दी जल्दी से कराती हैं, जैसे कि फेनोबार्बिटोन हो गया, समझ रहे, ये दवा अगर खाया आपने, कोई और भी दवा खाई साथ में, तो ये क्या कहते हैं एंजाइम जो कि मेटाबॉलिज्म कराते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी क्या है। अब अफेक्टिंग का मतलब क्या है कि अफेक्टिंग का मतलब जो किसी भी चीज को बढ़ाए या घटाए, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करे उसको, तो वो होता है अफेक्ट करना, ठीक है ना। तो जो इनहिबिटर हैं वो भी अफेक्ट कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म को, वो क्या कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म को घटा रहे हैं। जो स्टिमुलेटर हैं वो क्या कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं जो एज है वो भी अफेक्ट करता है, समझ रहे, बच्चों में क्या है मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे होता है, बड़ों में मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। उसके अलावा क्या कहते हैं सेक्स जो है यानी जेंडर, वो भी क्या है मैटर करता है। जैसे कि मेल के मुकाबले में फीमेल के अंदर जो क्या कहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी कम होती है, समझ रहे हैं, मेल के अंदर मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, फीमेल के अंदर मेटाबॉलिज्म कम होता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी मैटर करता है, हाई टेम्परेचर अगर बॉडी का तो दवा क्या है जल्दी से मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबोलाइट होकर बाहर निकलेगी। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है आपका राइट ए नोट ऑन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड के ऊपर एक नोट लिखिए, गिव क्लासिफिकेशन यूजेस इन एडवर्स इफेक्ट। सल्फोनामाइड क्या है, तो एक तरीके का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। सल्फोनामाइड एक तरीके का क्या कहते हैं मतलब केमिकल ग्रुप है। सल्फोनामाइड क्या है, एक तरीके का केमिकल ग्रुप होता है जो कि अलग अलग पर्पजेस के लिए इसको यूज किया जाता है। ये पूरी तरीके से मैन मेड होता है, ये नेचुरल नहीं है, इसको लेबोरेटरी के अंदर पूरा बनाया गया है, ठीक है। अब इसके ना अलग अलग पर्पजेस के लिए सल्फोनामाइड को यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक के लिए भी यूज किया जाता है, डायबिटिक के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, एंटीपायरेटिक में भी ये आता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी में मतलब क्या मतलब आदमी के बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत बुखार होकर है तो उसमें भी आता है, पेन के रिलीफ में आता है, डायूरेटिक में भी आता है। तो सल्फोनामाइड सिर्फ एंटीबायोटिक नहीं होता है, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, समझ रहे हैं। एक क्या कहते हैं मतलब केमिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर समझिए कि अमाइड ग्रुप्स होते हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं सल्फोनिल ग्रुप होते हैं। तो ये क्या कहते हैं एक तरीके का ग्रुप होता है। तो सल्फोनामाइड वर द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इसको फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोला जाता है जो कि सल्फा ड्रग के नाम से जाना जाता है, और ये मैन मेड है पूरी तरीके से, ठीक है ना, मैन मेड में ये फर्स्ट है, ठीक है। सल्फोनामाइड को क्या है क्या कहते हैं ये मैन मेड ग्रुप होता है जो कि सिंथेटिक होता है, और क्या कहते हैं सल्फोनामाइड केमिकल ग्रुप इसके अंदर होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं मतलब हम लोग सल्फोना क्या कहते हैं माइड ग्रुप बोलते हैं, सल्फोना या सल्फा ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं ये बैक्टीरियोस्टैटिक भी होता है, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। बैक्टीरिया के क्या करता है ग्रोथ को रोक देता है, उनको मारता नहीं है, किल नहीं करता डायरेक्टली, बल्कि उनको ग्रोथ को रोक देता है। उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस कर देता है, बल्कि फोलिक एसिड के बनने नहीं देता है बैक्टीरिया के अंदर, तो इस तरीके से बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है ना। अब ये मैंने बताया ना कि सल्फोनामाइड सिर्फ क्या कहते हैं एंटीबायोटिक नहीं होते हैं, अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज होते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो हम ये यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ये क्लासिफिकेशन सिर्फ एंटीबायोटिक वाली है, ठीक है ना।
जो एंटीबायोटिक्स हैं सल्फोनामाइड उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, पूरी जो सल्फोनामाइड है उसकी क्लासिफिकेशन ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। और ये कहेंगे कि मैंने यहाँ पे इसकी जो क्लासिफिकेशन दी वो एंटीबायोटिक वाली क्यों दी, क्योंकि ये सल्फोनामाइड टॉपिक है, इसने आपके सिलेबस के अंदर एंटीबायोटिक वाले चैप्टर के अंदर दे रखा है, इसलिए यहाँ पे एंटीबायोटिक के ही हम मतलब कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ा रहे हैं। तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, जैसे कि सल्फाडायाजीन है, तो इसका इफेक्ट 4 से 6 घंटे रहता है। इंटर क्या कहते हैं, कुछ दवाएं ऐसी है जिनका इफेक्ट मतलब 8 से 12 घंटे रहता है, इंटरमीडिएट एक्शन है इनका। तो सल्फामेथोक्साजोल है, क्या सल्फामेथोक्साजोल एक एग्जांपल आप याद रखेंगे। उसके अलावा क्या कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग वाली होती है, तकरीबन इफेक्ट इनका 7 दिन तक रहता है, जैसे कि सल्फाडोक्सिन हो गया, ठीक है। तो इसकी छोटी सी क्लासिफिकेशन है। अब ये क्या कहते हैं, इंडिकेशन क्या है, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है इन एंटीबायोटिक्स को, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, जैसे कि सल्फामेथोक्साजोल हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, ट्राइमेथोप्रीन, इसमें 2 दवाओं को मिक्स करके बनाया जाता है, काफी अच्छा काम करती है ये दवा। ऐसी क्या कहते हैं, क्रॉन्स डिसीज है उसमें इसको यूज किया जाता है, जैसे कि सल्फासालाजीन हो गया। ऐसे डायबिटीज में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि क्या कहते हैं, ग्लाइब्यूराइड या क्या कहते हैं, टोलब्यूटामाइड, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग इंडिकेशन पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ क्या कहते हैं एंटीबायोटिक वाले की नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि पूरे सल्फोनामाइड की हम पढ़ रहे हैं। एंटीबायोटिक वाले का तो क्या कहते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं इंडिकेशन है वो ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उसको यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा अलग अलग पर्पजेस के लिए जहां जहां क्या कहते हैं मतलब मोस्टली यूज होता है सल्फोनामाइड, उसको हमने यहाँ पे यूजेस के बेस पे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, फ्लूइड रिटेंशन है, यानी डायूरेटिक के तौर पे इसको यूज करते हैं, बॉडी से फ्लूइड के बाहर निकालना है ज्यादा से ज्यादा, जैसे क्लोरथायाजाइड हो गया। तो ये फ्यूरोसिमाइड, ये भी क्या एक तरीके के सल्फोनामाइड हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, गाउट में इसको यूज करते हैं, गाउट मतलब ये कि जोड़ों में जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, प्रोबेनिसिड हो गया। उसके अलावा कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, जैसे कि क्लोरथायाजाइड हो गया, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड हो गया, तो डायरेटिक है ये भी, ठीक है ना, डायरेटिक वाला इस पर्पज के लिए यूज होता है। दर्द के निवारण के लिए, दर्द को पेन किलर के तौर पर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, जैसे कि सेलिकोक्सिब हो गया, आपने इसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के अंदर भी पढ़ा है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि सल्फासालाजीन है, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन और पेन वगैरह को कम करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी अल्सर हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है सल्फासालाजीन। तो ये अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में थोड़ा संभल के देने की जरूरत है, अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। ये सारी चीजें इतनी याद नहीं होती हैं, तो मैं आपको एक चीज कॉमन बता देता हूं कि अगर किसी का भी कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछे, आपको ये 3-4 पॉइंट जरूर लिखना है। सबसे पहला क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी है। उसके अलावा दूसरा आप करेंगे लीवर प्रॉब्लम, ठीक है ना, लीवर इंपेयरमेंट या लीवर प्रॉब्लम कुछ भी लिखिए, या सीरियस प्रॉब्लम लिख दीजिए, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, तीसरा है किडनी प्रॉब्लम, किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो उसमें ये दवा नहीं देंगे, ठीक है। उसके अलावा चौथे नंबर पे अब आप लाएंगे क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके अलावा 5वें नंबर पे आप लेके आएंगे लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब जो बच्चे को दूध पिला रही है माँ, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप किसी में भी डाल देंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं कि कोई भी दवा है उसमें आप ये डालेंगे तो वो आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन गलत नहीं होगा। तो आप उसको ये याद कर लीजिए, 4-5 पॉइंट है, आसान है, ठीक है। उसके अलावा कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें अगर सल्फोनामाइड की, तो नोजिया यानी एंटीबायोटिक जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मतली वगैरह आएगा, लूज मोशन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, नींद आ सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, स्किन के ऊपर रैशेज आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, या तो क्वेश्चन नंबर ही गायब हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, हाँ ठीक है। तो गिव डेफिनेशन, टाइप एंड इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं, इनकी क्या है डेफिनेशन बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है और इसके एग्जांपल्स बताना है। इसके एग्जांपल थोड़े टेढ़े मेढ़े से रहते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल्स क्या है, तो अगर मतलब वैसे ही हम समझें लोकल भाषा में, तो वो दवाएं जिसमें क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा रहा हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट यूज किया जा रहा हो,
वो होते हैं बायोलॉजिकल्स, या बायोलॉजिक भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि वैक्सीन है, बैक्टीरिया से बनाया जा रहा है, वायरस से बनाया जा रहा है, कभी कभी पूरा बैक्टीरिया को लेकर बनाया जा रहा है, पूरे वायरस को लेकर बनाया जा रहा है। कुछ बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया का कोई पार्ट लेके बनाया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए टॉक्सोइड है। तो ये सब क्या होते हैं, जहां पे भी किसी बैक्टीरिया क्या कहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी बॉडी के अंदर से, ह्यूमन बॉडी के अंदर से कोई मान लीजिए हार्मोन निकाल लिया गया, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकाल लिया गया, स्टेरॉइड निकाल लिया गया, टेस्टोस्टेरोन निकाल लिया गया, समझ रहे हैं, क्या कहते हैं जो क्या होता है, इंसुलिन है, कोई सा भी हार्मोन निकाल के बनाया जा रहा है किसी भी बॉडी से, लिविंग बॉडी से, जानवर से, बैक्टीरिया से, जो भी लिविंग है उनके जरिए से अगर कोई भी चीज बनाई जा रही है तो वो आते हैं बायोलॉजिकल्स के अंदर। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा क्या कहते हैं, इसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि ह्यूमन से भी बनाया जा सकता है, एनिमल से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एक चीज में याद रखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाता है इन प्रोडक्ट्स को। बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें क्या है, आदमी लिविंग और टेक्नोलॉजी दो चीजों को यूज किया जाता है। बायो मतलब लिविंग थिंग और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी, तो दो चीजों को यूज करके दवा को बनाया जा रहा है। डीएनए के अंदर घुस के उसमें से जीन निकाल ले रहे हैं, समझ रहे? अरे वो ये वाला जीन नहीं है, वो वाला जीन, जीन है, जीन जिन नहीं जीन को निकालेंगे उन्हीं को निकाल देगा वो। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में कंटेन प्रोटीन्स, और जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन हो सकते हैं दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर प्रोटीन्स, जो दूसरे प्रोटीन के फंक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, करते हैं। सेलुलर प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जीन को क्या कहते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, विच रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ वाइटल प्रोटीन्स, जो कि मतलब बहुत जरूरी प्रोटीन के प्रोडक्शन में काम करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें मतलब है कि मेनली प्रोटीन होते हैं ये। बायोलॉजिक्स में कंटेन मॉडिफाइड हार्मोन, ह्यूमन हार्मोन, और इसमें क्या है, हार्मोन भी हो सकते हैं हमारी बॉडी से ही निकाले गए हुए, ठीक है ना, जिसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, उनको अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, पूछता है टाइप्स बताइए, तो टाइप्स हैं बायोलॉजिक्स के ये यहाँ पे, जैसे कि ब्लड हो गया, समझे, ब्लड बॉडी में से निकाल लेते हैं ना, तो एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, कितना आसान है, याद कर सकते हैं। ठीक है ना, या ब्लड के अंदर जो और भी चीजें होती हैं, मान लीजिए आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, वैसे प्लेटलेट हैं, जो भी हैं, तो ये भी क्या है, एक तरीके के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे क्या कहते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, स्टेरोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टिन हो गया, इनको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। प्रोजेस्टिन को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी के रोकने के लिए यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, कंसेप्शन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं यार, कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं, वैक्सीन हो गए, ऐसी एंटीटॉक्सिन हो गए, समझे, जैसे कि सांप काट लिया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो देते हैं एंटीटॉक्सिन हो गया, ठीक है ना, एंटीवेनम भी बोलते हैं जिसको, आईपी सीरम आता है, एंटी, उसके अलावा कहते हैं टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, तो ये सब भी क्या है, मतलब एक तरीके से बायोलॉजिकल है। ऐसे क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि किसी आदमी के जरिए से निकाले जाते हैं, समझो, किसी आदमी का इम्यून सिस्टम होता है, एक तरीके से उसको निकाल के किसी दूसरे में डाला जाता है, उसके मतलब बॉडी से निकाला और उसको फिर लेबोरेटरी के अंदर उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है। ऐसे जीन वगैरह निकाल के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब क्या है, टाइप्स हैं या एग्जाम्पल्स हैं किसके, क्या कहते हैं, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के। अब इनकी इंडिकेशन की बात करें तो ये अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज होते हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है इनको, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं उसमें यूज करते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, जो इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, इसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। ऐसे ही एज रिलेटेड जो मसल्स डीजेनरेशन है, यानी मसल्स क्या है, डी जनरेट हो रहे हैं, नए बन नहीं रहे हैं, तो उसमें इसको यूज किया जाता है। डायबिटीज में यूज किया जाता है, गैस्ट्रिक कैंसर है उसमें यूज करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है उसमें यूज करते हैं। उसके क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी में इसको यूज किया जाता है। इनफर्टिलिटी जैसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन वगैरह किसी मेल के अंदर इसको दिया जाता है। ऐसे क्या कहते हैं, फीमेल के लिए दूसरे हार्मोन्स हैं। ऐसे हीमोफीलिया है, किसी की ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही है, उसमें प्लेटलेट्स वगैरह नहीं बन रहे, या कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बन नहीं रहे हैं, तो उसके अंदर वो फैक्टर डाल दिए जाते हैं ब्लड क्लोटिंग वाले, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें दी हुई, इतना आप याद कर लेते हैं मेरे हिसाब से काफी है। लेकिन आप और थोड़ा सा अगर इस नोट को बड़ा करना चाहते हैं तो आप ये कर लीजिए कि ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विद बायोलॉजिक्स।
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसमें बायोलॉजिकल कौन से प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, तो आप एग्जांपल सीधे से यहाँ से याद कर लीजिए, एडालीमुमेब और इन्फ्लिक्सिमेब, ठीक है ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इनको यूज किया जाता है, जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, उसके अलावा सोरियासिस हो गया, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इनको क्या है यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बातें हैं जो थोड़ा सा आप अगर याद करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके अलावा कहते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में भी कुछ बायोलॉजिक्स को यूज किया जाता है, जैसे कि क्या कहते हैं पेम्ब्रोलिजुमेब, क्या है पेम्ब्रोलिजुमेब हो गया, ठीक है ना। ऐसे रिटुक्सीमेब याद कर लीजिए, ट्रास्टुजुमेब याद कर लीजिए, तो एक आध एग्जांपल आप याद कर लीजिए, ये आसान लग रहा है रिटुक्सीमेब, तो इसको याद कर लीजिए। ऐसे डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इंसुलिन को यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गए, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं मुझे कंटिन्यू बोलते हुए, एक दो क्या कहते हैं क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट। स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दीजिए और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताइए। अब यहाँ पे एक चीज है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारे स्टेट में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे तो, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, इसको लास्ट में अलग पढ़ाऊंगा ताकि जिसके यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वही उसको पढ़े, बाकी लोगों का बीच में टाइम डिस्टर्ब ना हो। इसलिए कि एग्जाम का टाइम होता है तो बहुत जल्दी जल्दी में बच्चे होते चाहते थोड़े टाइम में ज्यादा याद कर लें, तो बीच में यहाँ पे आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पढ़ाया जाएगा। अब ये स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, तो जो हमारे हड्डियों के साथ में जुड़े हुए मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। इन्हीं में कई बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है, मरोड़ होता है, दर्द होता है। उसी के ट्रीटमेंट में कई बार क्या है, इनका जो मसल स्टोन है, जो खिंचाव उसको कम करना है, जैसे ऑपरेशन वगैरह करना है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं वो होती हैं मसल्स रिलैक्सेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनको स्पाज्म को कम करने के लिए या मसल्स में पेन है, दर्द है, उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, या मसल स्टोन को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनकी क्लासिफिकेशन देखें अगर, तो क्या कहते हैं, एक होता है नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट। अब ये पोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताऊंगा, काफी लंबा टॉपिक है, मैंने डिटेल में इसको पढ़ाया है, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगी वीडियो क्या कहते हैं रिकॉर्डेड क्लास के अंदर। तो क्या कहते हैं नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट है जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, जैसे कि क्या कहते हैं पैनक्यूरोनियम, ठीक है ना। उसके अलावा क्या कहते हैं जो इंटरमीडिएट वाली हैं, ये इतना ज़्यादा यूज होती नहीं है, ठीक है ना। यूज होती है सक्सिनाइल कोलिन, ये यूज होने वाली दवा है, काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, ठीक है ना। जैसे अब लेकिन क्लासिफिकेशन में आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अलावा क्या कहते हैं रोक्यूरियम, क्या है रोक्यूरियम। उसके अलावा क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं एट्राक्यूरियम भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा आसान है। उसके अलावा क्या कहते हैं मीवाक्यूरियम, ये क्या है शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। तो लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, ये इसकी क्लासिफिकेशन, ये किसके अंदर आ गया, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा, ये सब नहीं करना ना, तो इसमें आप डालिए नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट, आप यहाँ पे डाल दीजिए एट्राक्यूरियम, ठीक है ना। बस एक एग्जाम्पल याद किया, दूसरा और यहाँ पे मीवाक्यूरियम डाल दीजिए, ठीक है। मीवाक्यूरियम आपने कर दिया, दो एग्जाम्पल कर दिए, इसको छोड़िए ये। उसके बाद आ जाइए इस पे डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट, ये जो कि डीपोलराइजिंग को ब्लॉक कर देती है, सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है ना। क्या है सक्सिनाइल कोलिन, इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी है जो सेंट्रली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करके और फिर वहाँ पे क्या है मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जैसे कि डायजेपाम हो गया, बेक्लोफेन हो गया और मेफेनेसिन हो गया। उसके अलावा क्या कहते हैं कुछ डायरेक्टली ऐसी होती है जो डायरेक्टली मसल्स पे काम करती हैं और उसको रिलैक्स करती हैं, जैसे कि डेंट्रोलिन हो गया, क्या है डेंट्रोलिन। जब एक बार जैसे कई सारे लोग होते हैं ना, मैं इसलिए कोई नोटिफिकेशन वगैरह डालता नहीं, आज डाला तो ये फोन पे फोन करेंगे, मैंने मैसेज करने के लिए कहा तो ये फोन करते हैं लोग। और एक बात और बता दूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको इससे रिलेटेड आपको जो भी है, एक तो ये कि आपको ये क्या कहते हैं हार्ड कॉपी इसकी आपको मिल जाएगी, समझ रहे हैं। दूसरे आपको क्या है इसके क्या कहते हैं नोट्स आप हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझे फोन करेंगे बार बार, मैं इधर क्लास ले रहूंगा, वो बार बार फोन करूंगा, जैसे ये है कोई संकेत करके, ये बार बार फोन कर रहे, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, नहीं उठाया तो हो सकता है कहीं बिजी हो, लेकिन वो समझते नहीं हमारी इस मजबूरी को, समझते कि सर तो हमेशा दिन भर बैठे हैं फोन रिसीव करने के लिए, समझ रहे। तो हम क्या कहते हैं ये इसके नोट्स से रिलेटेड अगर हार्ड कॉपी वगैरह आपको चाहिए तो नंबर है 9694480523,
और जिसने भी फोन कर दिया इस नंबर पे, ध्यान रखना, जिसने भी इस नंबर पे फोन कर दिया उसको फोन पे भी ब्लॉक करूंगा, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक करूंगा। फोन नहीं करना है, ठीक है ना। नोट्स वगैरह आपके हार्ड कॉपी डिलीवर करने के लिए नोट ये नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है सिर्फ व्हाट्सएप पे कि सर मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है ना। तब आपको, वरना अगर आपने फोन किया इस नंबर पे तो मैं आपको उस पर भी ब्लॉक करूंगा, क्या कहते हैं, फोन पे भी, और क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक करूंगा। कोई भी कहीं से भी आप मैसेज नहीं कर पाएंगे फिर हमें, ठीक है ना। तो सिर्फ इस नंबर पे मैसेज ही करना है इस नोट्स वगैरह के लिए। इनका इंडिकेशन क्या है, तो मसल्स पेन के ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, कुछ और दवाओं के साथ में, जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स हैं उसके साथ में इसको देते हैं, तो ये मसल्स का जो टोन है, जो उसके अंदर रिजिडिटी है, जो हार्डनेस है, उसको कम करती हैं, ठीक है ना। ऐसी कन्वल्जेंट में भी इसको दे सकते हैं इन दवाओं को, जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं डायजेपाम वगैरह है, तो ये क्या करेंगे, क्या कहते हैं मसल्स को रिलैक्स करते हैं। कन्वल्जन में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, बड़ी तेजी से आदमी के हाथ पैर अकड़ जाते हैं, तो उसमें इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे टेटनस में भी क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है बहुत ज्यादा, टेटनस की बीमारी में आदमी के अकड़ जाता है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है आदमी, तो उसमें इन दवाओं को देंगे, चूंकि मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। तो जिन बीमारियों में मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है उन बीमारियों में देंगे तो मसल्स को रिलैक्स करेंगे। और जब कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, जब खिंचा होता है तो दर्द भी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप और पॉइंट्स भी बढ़ा सकते हैं, जैसे टेटनस है, टेटनस में देंगे, टेटनस के पेन के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, 7वां क्वेश्चन है डिफाइन ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, इसको डिफाइन करिए, इनके फिजियोलॉजिकल रोल लिखिए। क्या कहते हैं, हिस्टामीन जो है उसका फिजियोलॉजिकल रोल लिखना है आपको। हिस्टामीन का क्या करना है, फिजियोलॉजिकल रोल लिखना है। बीटीयूपी के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पूछा जाता, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा जाता है। क्या पूछते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछते हैं बीटीयूपी के अंदर। अगर इस बार पूछ लें तो हम कह नहीं सकते कुछ भी, लेकिन पूछा नहीं जाता। प्रीवियस ईयर के जो 2-3 साल नए जो मतलब आया है एजुकेशन क्या कहते हैं रेगुलेशन 2022 वाला ER 2020 है, उसके अंदर उसके बाद से जो क्वेश्चन पेपर आए हैं तो उसमें क्या कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पूछा है बीटीयूपी के अंदर, ठीक है ना। दूसरे यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया। अब ऑटोकॉइड्स क्या है, तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये ऑटोकॉइड्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हैं, या कह सकते हैं कुछ केमिकल सब चीजें हैं, समझ रहे। हमारी बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिलीज होते हैं लोकल एरिया में, और लोकल एरिया में ही ज्यादातर अपना इफेक्ट दिखाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है लोकल हार्मोन, ठीक है ना। तरीके के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जहां पे रिलीज होंगे वहां पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं ये, जैसे कि इन्फ्लामेशन वगैरह करा देते हैं, समझ रहे, सूजन करा देंगे वहां पे, उस एरिया को लाल कर देते हैं, रेडनेस हो जाता है, दर्द भी होता है कई बार, उनकी वजह से म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ा देते हैं उस एरिया के अंदर। तो ये होते हैं क्या आपके ऑटोकॉइड्स। तो इनको हम लोग इतना याद रखिएगा कि ये क्या है, एक तरीके से केमिकल सिग्नल्स होते हैं। क्या है, एक तरीके के केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो लोकल एरिया में रिलीज होते हैं और अपना इफेक्ट ज्यादातर लोकल एरिया में ही देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दूसरे एरिया में भी जाके देते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका इफेक्ट जहां पे रिलीज होते हैं उसी के आसपास से एरिया में अपना इफेक्ट दिखाते हैं ये, ठीक है। जैसे कि आपके क्वेश्चन पूछा हिस्टामिन, तो हिस्टामिन भी एक तरीके का क्या है, ऑटोकॉइड्स है। ऐसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक तरीके का क्या है, ऑटोकॉइड्स है। 5-HT सीरोटोनिन जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो भी एक तरीके का क्या कहते हैं मतलब ऑटोकॉइड्स है। इन्हीं 3 के बारे में आपके सिलेबस में ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी एक तरीके का है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, जो कि अमाइन ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये क्या कहते हैं, तकरीबन जितने भी हमारी बॉडी के सेल हैं वहां से ये तकरीबन रिलीज हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, समझ रहे हैं। जो बल्कि हम कहें कि जो हमारा मास्ट सेल होता है, जब वो एक्टिवेट होता है तब जाके वो क्या है, तब वहां से क्या कहते हैं हमारा हिस्टामिन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगता है, समझ रहे हैं। यानी जब कोई पैथोजन आता है, कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है और इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और मास्ट सेल को जब वो सिग्नल पहुंचता है तब वहां से ये क्या कहते हैं हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, इस टाइप के साइटोकाइनिन्स हो गए, ये सारी चीजें रिलीज होती हैं वहां पे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब ये जो क्या कहते हैं हिस्टामिन है, ये रिलीज होता है तो करता क्या है, तो जब भी फिजियोलॉजिकल रोल पूछे या समझ रहे या फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछे तो आप कुछ बॉडी के पार्ट्स याद रखेंगे, जैसे CNS हो गया, चाहे वहां पे क्या कर रहा है नहीं कर रहा आपको याद है नहीं याद है कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये पॉइंट जरूर डालना है, समझ रहे हैं। फिजियोलॉजिकल रोल डाला या फार्माकोलॉजिकल एक्शन डाला, अब वहां पे आप डालेंगे ऑन CNS, समझ रहे हैं। ऐसे क्या कहते हैं CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बढ़ा करके लिख दीजिए। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम CVS लिख दिया आपने, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके अलावा किडनी, उसके अलावा क्या कहते हैं आप डाल सकते हैं हमारे क्या कहते हैं GIT वगैरह।
तो ये 3-4 हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन पे क्या इफेक्ट डालता है, ये आप इस तरीके से बना के लिखेंगे। इतना पॉइंट डालिए, आगे कुछ भी भरिए उसमें, लेकिन लिखना जरूर है आपको ये पॉइंट्स, ठीक है। तो जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, एक्टिव कर देता है। उसकी वजह से आपको खुजली वगैरह महसूस होने लगती है ज्यादा, समझे। जब हिस्टामिन रिलीज होता है, कहते हैं ना एंटी एलर्जिक, तो ये एलर्जिक रिएक्शन में ही के टाइम पे ही रिलीज होता है। और जो एंटी एलर्जिक दवाएं होती हैं वो इसी को तो रोकती हैं आके, और भी कुछ है, लेकिन इसी को मेनली हिस्टामिन H2 एंटागोनिस्ट जो होती है, सॉरी H1 एंटागोनिस्ट, तो वो इसी को तो आगे रोकती है हिस्टामिन को, समझ रहे हैं। जैसे कि प्रोमेथाजीन हो गया, आपने कई बार सेटरिजीन के बारे में पढ़ा होगा, तो वो इसी को रोकती हैं। तो ये क्या करती हैं, हमारे सेंसरी न्यूरॉन को क्या करती है, एक्टिव कर देती है। उसकी वजह से आदमी से खुजली वगैरह होने लगता है, एलर्जिक रिएक्शन कर जैसा आपको फील होने लगता है। आपको क्या, मुझे भी हो सकता है। उसके अलावा क्या है, इसका एक्शन हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी दिखता है। तो ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं कैपिलरीज की, समझ रहे। अब ये क्यों बढ़ाते हैं, इसका रीजन भी मैंने बताया डिटेल वीडियो में। उसके अलावा क्या कहते हैं, हिस्टामिनिक शॉक हो सकता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होगा तो बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आदमी को शॉक हो जाएगा। ऐसे शॉक को बोलते हैं हिस्टामिनिक शॉक, ठीक है। उसकी वजह से आदमी की डेथ भी हो सकती है। जब ब्लड पहुंचेगा नहीं, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, वहां से जो वेस्ट वगैरह बना वो वापस नहीं आएगा, तो सेल मरने लगते हैं। वो हमारे हार्ट के सेल हो सकते हैं, लीवर के सेल हो सकते हैं, किडनी के सेल हो सकते हैं, ब्रेन के सेल हो सकते हैं। जब वो मरेंगे तो आदमी मरेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिएक्शन में भी इनका बड़ा रोल होता है, समझ रहे। जब ये एंटीजन वगैरह आते हैं और क्या कहते हैं, हमारा जो क्या कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन है, IgE एंटीबॉडी, ये क्या होता है, हमारे मास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। और जब मास्ट सेल क्या कहते हैं, रिलीज करता है हिस्टामिन, समझ रहे हैं। जब क्या कहते हैं, कोई एंटीजन आता है और क्या कहते हैं, ये जब ये जो क्या कहते हैं IgE एंटीबॉडीज जो हमारे इम्यूनो, आप कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन है एक तरीके से, इनके कांटेक्ट में आता है, जब इनके साथ में ये रिएक्ट करता है, इनके साथ में, समझ रहे, इनके साथ में जब रिएक्ट करता है, तब क्या कहते हैं, जो मास्ट सेल हैं वो हिस्टामिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन, खुजली वगैरह आपको होने लगती है। तीसरा क्या है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में भी ये काम करते हैं। हमारे पेट स्टोमक के अंदर जो एसिड रिलीज होता है, तो उसमें भी क्या है, ये जो हमारे हिस्टामिन है वो काम करते हैं, वहां पे भी मौजूद होते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहां से रिलीज होते हैं और क्या कहते हैं, फिर ये स्टिमुलेट करते हैं एसिड सिक्रेशन को। इसलिए तो क्या कहते हैं, जब एसिड बहुत ज्यादा रिलीज होता है तो कहते हैं H2 ब्लॉकर देते हैं। H2 ब्लॉकर मतलब जो कि क्या कहते हैं, एसिड सिक्रेशन को रोक देते हैं। अब किसको किसको H2 ब्लॉकर के एग्जांपल्स याद है, जल्दी से लिखो तो, आप लोग, कई बार बताया जा चुका है, जल्दी से बताइए H2 ब्लॉकर के एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव फिजियोलॉजिकल रोल्स एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के क्या है, क्लिनिकल क्या कहते हैं, इसका फिजियोलॉजिकल रोल लिखना है, क्लिनिकल यूजेस लिखना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल रोल क्या, पहले तो यह समझिए कि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं वो कौन से होते हैं। तो मेनली 3 हार्मोन मतलब निकलते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड से। एक होता है T3, एक होता है T4 और तीसरा होता है कैल्सिटोनिन। क्या है, कैल्सिटोनिन। तो ये 3 क्या है, निकलते हैं। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब मेरी जबान लड़खड़ाने लगी, कब से बोल रहा हूँ लगातार, तो अब इसको पास ना पूरी एनर्जी मिल नहीं पा रही, लगातार एनर्जी इसका यूज हो रहा। अब दूसरी जगह से जो बॉडी बॉडीज है ना वो भेजती है एनर्जी यहाँ पे, अब हमारे टंग के पास में, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं भेज पा रही हैं, लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो T4 थायरोक्सिन और उसके अलावा कैल्सिटोनिन, ये क्या है, मेन थायराइड हार्मोन होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर ना मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब कोई चीज बन रही है, कोई चीज मतलब तोड़ी जा रही, बनाई जा रही है, उसी को बोलते हैं। और एनर्जी बनाने का काम करवाते हैं। और एक होता है क्या कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं। ये वर्ड याद रख लेना, ठीक है ना। BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी इतने अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना जिससे बॉडी की जो बेसिक नीड है वो पूरी हो सके। जैसे कि हार्ट हमारा लगातार काम कर रहा है, उसकी जरूरत है उस पूरी हो सके, किडनी का जरूरत पूरी हो सके, मतलब बॉडी का टेम्परेचर वगैरह मेंटेन किया जा सके, तो उसको मेंटेन कराने में थायराइड हार्मोन काम करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई बच्चा है तो उसका ग्रोथ कराना है, उसमें थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बड़े होने में, दिमाग के बढ़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर नहीं होगा तो बच्चा बेवकूफ सा रह जाएगा, समझ रहे हैं। अब किसी को जब बेवकूफ बोलना हो तो सीधे बेवकूफ ना बोलना, फुल मत बोलना, उसको कहना लगता है बचपन में तेरे अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो गई थी, बुरा नहीं मानेगा वो, समझ रहे हो ना। बचपन में तेरे अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो गई थी, इसलिए तेरा ब्रेन लग रहा है डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बोलना किसी को। अब तो लगेगा कि हाँ यार आप पढ़े लिखे लोग हो, थोड़ा
ऐसे जब बोलोगे तो लगेगा ये पढ़े लिखे लोग हो। हाँ, इन्होंने कमेंट किया है, क्या कहते हैं H2 जो एंटागोनिस्ट हैं, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, फमेटिडीन, ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं H2 एंटागोनिस्ट के, जो कि एंटी सेक्रेटरी हैं, एसिड सेक्रेटरी, ठीक है ना। इसके अलावा टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, हीट क्या कहते हैं, हार्ट को और सर्कुलेटरी सिस्टम को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट में होंगे हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, आउटपुट को बढ़ाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कम रेट में होंगे अगर थायराइड हार्मोन, तो ये सारी चीजें कम होंगी। ब्रेन के फंक्शन को और मूड को रेगुलेट करने का काम करते हैं। उसके अलावा प्रोटीन के, फैट के और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, यानी नॉर्मल अमाउंट में जितना जरूरत है उनको करेंगे। अगर बढ़ गए तो इनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने लगेगा, आदमी को कमजोरी सी आने लगेगी, दुबला हो जाएगा। अगर घट गए तो इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, आदमी को सुस्ती सी आएगी, आदमी मोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, यानी जो रिप्रोडक्शन वाला यानी सेक्सुअल जो एक्टिविटीज हैं उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो दोनों में दिक्कत करते हैं, समझ रहे। लिबिडो हो जाएगा, आदमी को मन ही नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम वो होता है ना, सन्यासी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है किसी से, समझ रहे। उनके पास मेल है फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो ऐसा हो जाएगा रिप्रोडक्ट। तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसी फीमेल में क्या होगा कि उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसमेनोरिया हो सकता है, पोलीमेनोरिया हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है, समझ रहे। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं अगर ये क्या कहते हैं, जो मतलब थायराइड हार्मोन है उनका क्या कहते हैं, मतलब लेवल घटता है या बढ़ता है। ऐसी बोन के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, स्किन और हेयर के हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है। बाल गिरते हैं ना, तो उसमें भी थायराइड हार्मोन के कम ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो सकता है। और क्या कहते हैं, सेक्सुअल फंक्शन में क्या हुआ, मैंने आपको बताया अभी, मतलब जो दिक्कतें हो सकती है मेल के अंदर, या यहाँ तक क्या है, अगर इनका लेवल बहुत ज्यादा अगर क्या कहते हैं कम हो रहा है तो लिबिडो हो सकता है, बहुत ज्यादा अगर हो जाता है तो आदमी के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है, ऐसे ही फीमेल के अंदर भी हो सकता है। क्लिनिकल यूजेस क्या है इनके, कब इसको यूज करते हैं, तो क्या कहते हैं, जो थायराइड हार्मोन है उसको यूज करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए, हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयड कोमा अगर किसी को हो गया है, यानी थायराइड का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है थायराइड हार्मोन का, तो आदमी क्या है, बॉडी के फंक्शन बहुत, मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, हार्ट भी हो सकता है रुक जाए, बंद हो जाए, तो आदमी क्या है कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज करते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, यानी किसी का क्या कहते हैं मेंटल और फिजिकल ग्रोथ रुक गया है तो उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि मतलब अगर थायराइड हार्मोन किसी का बढ़ गया है, इसका एक एग्जांपल ये याद रख लीजिएगा, लिवोथायरोक्सिन। क्या है, लिवोथायरोक्सिन, जिसके अंदर भी थायराइड हार्मोन की कमी है, तो उस कंडीशन में जो दवा देंगे वो क्या है, लिवोथायरोक्सिन, काफी फेमस दवा है, तो उसको हम लोग क्या है यूज करते हैं। और अगर किसी को क्या कहते हैं हाइपर थायराइड है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, तो क्या करेंगे, तो जो कैंसर के ट्रीटमेंट वाली दवाएं हैं वो देते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी नहीं याद आए तो मेथोट्रेक्सेट याद कर लीजिए, ठीक है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन याद कर लीजिए, ये दो आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अरे यार क्वेश्चन नंबर 9 तो पीछे भी पढ़ा हमने, ये क्या हो कह रहा है, वो जीन वाला इधर आ गया क्या, जीन, अच्छा ये 7 था, ये 8, सॉरी 8 9, ठीक है। क्लासिफाई नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, क्या है, क्लासिफाई नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक विद एग्जांपल। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक जो है उसको क्लासिफाई करिए एग्जांपल के साथ में। डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एस्पिरिन एंड एडवर्स रिएक्शन। तो क्लासिफाई नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, अब ये एनाल्जेसिक क्या होता है पहले ये समझिए। तो एनाल्जेसिक का मतलब दर्द के ट्रीटमेंट में जो दवाएं यूज होती हैं उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। दर्द के ट्रीटमेंट में जो दवाएं यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, जो ज्यादा जब दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं, ओपियोइड दवाएं, समझ रहे हैं, कोडीन हो गया, फोलकोडीन हो गया, इस टाइप की जो चीजें हैं ये क्या है हमारे नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती हैं, तो आदमी को दर्द का एहसास नहीं होता है। उसके अलावा और भी कई सारी दवाएं हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, नॉन ओपियोइड की, यानी वो भी दर्द के में तो काम आती हैं लेकिन वो नॉन ओपियोइड हैं, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग,
समझ रहे हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन ऐसे पूछे कि क्लासिफाई नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक या पूछे क्लासिफाई नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, लिखना आपको दोनों में यही है, ठीक है ना, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, कई बार घुमा देते हैं आपको ऐसे। तो इसकी क्लासिफिकेशन देखिए काफी आसान है। जैसे कि क्या है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, आपको मालूम है कि ये जो दवाएं हैं ना ये कॉक्स एंजाइम को रोक के अपना काम करती हैं, ठीक है ना। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है 1 और क्या है साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, ये 2 एंजाइम होते हैं, इन्हीं पे ये दवाएं काम करती हैं, उन्हीं को रोक देती हैं उनके काम को। तो फिर क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह नहीं बनता है, तो दर्द नहीं होता है। तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो क्या कहते हैं नॉन सेलेक्टिव, यानी कॉक्स 1 पे भी काम कर रही हैं, कॉक्स 2 पे भी काम कर रही हैं, तो वही है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। तो इसके एग्जांपल जैसे कि सैलिसिलेट्स हो गया, जैसे कि एस्पिरिन, इसका सबसे फेमस एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने एक एक लिया है ताकि आप आसानी से याद कर सकें, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स जैसे कि आइबुप्रोफेन, क्या है ये भी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। उसके अलावा क्या कहते हैं, एरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स डाइक्लोफेनेक। अब यहाँ पे ये नाम अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं ना, आपने लिखा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है ना, ये डाला और डालिए नंबर 1 ये एग्जांपल सीधे, नंबर 2 ये एग्जांपल सीधे, नंबर नहीं एक यहाँ डाला तो यहाँ ए बनाइए, ए बी सी, ठीक है ना। और ये खाली एग्जांपल आप देते चले जाइए, अगर आप ये याद कर सकते हैं बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो अभागा है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो सीधे आप ये दवाओं के एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है ना। आपने डाला नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यहाँ पे डाला आपने एस्पिरिन, ए डाला एस्पिरिन, बी डाला आपने आइबुप्रोफेन, सी डाला आपने डाइक्लोफेनेक, ई क्या कहते हैं अभी सी डी बी हो गया, ए बी सी डी डाला आपने, डी डाला और सीधे डाल दिया निमेसुलाइड, ठीक है ना। ई डाला आपने, डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन होगी, तो आप यहाँ पे नंबर 2 डालेंगे, नंबर 1 हो गया, अच्छा नहीं यहाँ पे नंबर 2 ये हो गया था प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, क्या है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, जैसे कि निमेसुलाइड, क्या है निमेसुलाइड या मिलोक्सिकेम, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, जो सिर्फ कॉक्स 2 पे ही काम करते हैं। अब ये प्रेफरेंशियल मतलब ये वाली जो दवाएं होती हैं वो इसको मतलब कॉक्स 1 और कॉक्स 2 में, कॉक्स 2 पे ज्यादा काम करती हैं, कॉक्स 1 पे कम काम करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। कुछ ऐसी जो सिर्फ कॉक्स 2 एंजाइम पे ही काम करती हैं, जैसे कि सेलिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब हो गया। चौथी जो क्लासिफिकेशन है वो है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये दर्द में भी काम करती हैं और बुखार को भी ट्रीटमेंट के लिए काम करती हैं, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इनके अंदर कम होता है, सूजन वगैरह है अगर तो उसमें ये कम काम करती हैं, ठीक है ना, दर्द वगैरह में कम काम करती हैं, लेकिन बुखार वगैरह में ये अच्छा काम करती हैं। एनाल्जेसिक है तो दर्द वगैरह तो थोड़ा बहुत ये काम करेंगी, लेकिन इन्फ्लामेशन में काम नहीं करते, जैसे कि आपका हो गया पैरासीटामोल, पैरा अमीनोफेनोल डेरिवेटिव्स, ये इसका असल नाम है एसिटा अमीनोफेन। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि पैरासीटामोल का असल नाम क्या है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देता है ये, यानी इन्फ्लामेशन वगैरह को कम करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं दर्द के निवारण में काम करता है, ये एनाल्जेसिक के तौर पे काम करता है, पेन किलर है या पेन रिलीविंग एक्शन देता है, एंटीपायरेटिक यानी फीवर को कम करता है। उसके अलावा क्या कहते हैं एंटी प्लेटलेट एक्शन भी आता है इसकी वजह से, एंटी प्लेटलेट एक्शन, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, तो ये क्या है प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देता है, समझ रहे ना। इरिवर्सिबली इनहिबिट कॉक्स 1, ये क्या कहता है कॉक्स 1 पे जाके काम करता है। और इरिवर्सिबल मतलब ये कि एक बार इस पे बाइंड कर लिया, अब इसको हमेशा के लिए मार ही देता है, खत्म, समाप्त बोलते हैं ना। तो रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल जो होता है इस पे बाइंड किया, कुछ देर के लिए उसको रोका, फिर क्या है ये हट गया, फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया, होता है रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल मतलब ये कि इस पे जाके बाइंड किया, या तो एंजाइम को मार देगा या तो अपने मर जाएगा, खत्म, दोनों में से कोई एक ही रहेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ये करते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कॉक्स 1 इन प्लेटलेट्स के अंदर जो क्या है कॉक्स 1 एंजाइम होते हैं उस पे जाके ये बाइंड करता है, और क्या कहते हैं थ्रोम्बोक्सेन A2 के क्या है फॉर्मेशन को रोक देता है, और इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग के फॉर्मेशन को रोकता है, समझ रहे हैं। जो थ्रोम्बोक्सेन A2 है जो कि प्लेटलेट के अंदर पाया जाता है, ये ब्लड की क्लॉटिंग कराने में एक अहम रोल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस तरीके से ये इसको रोकता है, इसलिए बोला इसको एंटी प्लेटलेट एक्शन। तो ये इसके क्या है फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। इंडिकेशन क्या है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं, तो एनाल्जेसिया के तौर पे यूज करते हैं, यानी दर्द के खत्म करने के लिए यूज करेंगे, जैसे हेडेक हो गया, दांतों का दर्द हो गया, मसल्स में दर्द हो गया, अर्थराइटिस हो गया, जोड़ों में दर्द हो रहा है, माइग्रेन आदि सर का दर्द हो रहा है,
डिस्मेनोरिया है, डिस्मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो दर्द होता है, तो इन सब के ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। एंटीपायरेटिक के तौर पे इसको यूज करते हैं, यानी बुखार को ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी के ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं, यानी सूजन वगैरह है जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया और ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इसमें भी क्या है इन दवाओं को यूज करते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं आपका एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, इन सबों को हम लोग यूज करते हैं। इनका एडवर्स इफेक्ट पूछता है, एडवर्स इफेक्ट हालांकि पूछना नहीं चाहिए इसका, लेकिन पूछ लेता है। तो स्टोमक में ये क्या है काम करता है, समझ रहे हैं। ये आपको पता चल गया कि ये क्या कहते हैं कोक्स को रोकता है। तो कोक्स को जब ये इनहिबिट करता है, कोक्स 1 कोक्स 2 दोनों को जब इनहिबिट करता है, समझ रहे हैं, तो ये क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को भी रोक देता है। और जब इसका सिंथेसिस रुकता है, जब इसका सिंथेसिस रुकता है तो हमारी क्या कहते हैं जीआईटी के अंदर जो एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, प्रोटेक्शन का सिस्टम प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनाता है, वो रुक जाता है। उसकी वजह से अगर आप क्या है साथ आपने पैरासीटामोल खाया और एंटी सेक्रेटरी दवा कोई नहीं खाते हैं लंबे समय तक, एक दो बार नहीं, लंबे समय तक, कोई मान लीजिए पैरासीटामोल खा रहा है, डाइक्लोफेनेक खा रहा है, आइबुप्रोफेन खा रहा है और साथ में एसिड के सेक्रेशन को रोकने वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस की दवा, हालांकि गैस की दवा नहीं होती है वो, एसिड के सेक्रेशन को रोकने वाली दवा अगर नहीं देते हैं तो चांसेस होते हैं कि स्टोमक के अंदर अल्सर हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस ने रोक दिया, और जब इसकी सिंथेसिस रुकती है तो अंदर का जो एक प्रोटेक्शन वाला सिस्टम हो थोड़ा वीक पड़ जाता है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि स्टोमक के अंदर इसका एडवर्स इफेक्ट इस तरीके से आता है और ये अल्सर क्रिएट कर सकता है, डैमेज कर सकता है इनर लेयर ऑफ स्टोमक को, तो इसका एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है ना। क्यों कैसे होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक के करता है, प्लेटलेट में ये करता है, जैसा कि अभी आपको बताया ना, प्लेटलेट में ये क्या करता है, अगर किसी को आप ये लंबे समय तक कोई एस्पिरिन वगैरह खा रहा है तो उसकी ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी जल्दी से, यानी कट लग गया तो ब्लड बहेगा लंबे समय तक, ये इसका। उसके अलावा क्या कहता है अल्सर, उसमें यूट्रस के अंदर देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प टू ओपन द सर्विक्स बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आपने कहते हैं ना कि माउथ ओपन हो गया, मूवमेंट कर रहा है बच्चा और बाहर निकलने जा रहा है, तो जब वो मूवमेंट होता है और जो सर्विक्स है जब वो ओपन होता है तब बच्चा आसानी से निकलता है, और ये सब कुछ उस वक्त होता है जब कॉन्ट्रेक्शन होता है यूट्रस के अंदर, समझ रहे हैं। और अगर कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो फिर मूवमेंट भी नहीं होगा और बच्चा बाहर भी निकलेगा, साइड सर्विक्स का माउथ भी जो है वो भी नहीं ओपन होगा, समझ रहे हैं, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है वहां पे कॉन्ट्रेक्शन कराने में, लेकिन अगर आपने उस टाइम पे पैरासीटामोल दे दिया, डाइक्लोफेनेक दे दिया, आइबुप्रोफेन दे दिया, समझ रहे हैं, ये सब दवाएं अगर देंगे तो फिर क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाएगी, यानी लास्ट में जब चाइल्ड बर्थ का टाइम हो तो दर्द के निवारण के लिए, बुखार के लिए ये सब दवाएं नहीं देंगे जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक देते हैं, ठीक है ना। अब जो दवाएं जो क्या कहते हैं कोक्स 1 कोक्स 2 दोनों पे काम कर रही हैं तो वो दवाएं नहीं देंगे, समझो। जो सिलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर्स हैं वो दे सकते हैं, समझो, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इतना ज्यादा मतलब अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यूट्रस में ये काम करते हैं। अगर क्या उस टाइम पे देंगे तो उसकी वजह से लेबर टाइम बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोलोंग लेबर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि 10 हो जाए। राइट ए नोट ऑन ड्रग थेरेपी फॉर शॉक। शॉक के ट्रीटमेंट का आप शॉक का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? शॉक क्या है? शॉक एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कि ब्लड का जो परफ्यूजन है वो टिश्यूज तक नहीं हो पाता है। सीधी सीधी भाषा में देखें तो मतलब ये कि ऐसी दिक्कत हो जाती है, ब्लड प्रेशर इतना लो हो सकता है, या हार्ट में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, या क्या कहते हैं लंग्स में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, किसी भी इन कारणों की वजह से हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं वहां पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से फिर आदमी क्या होता है, बेहोश हो जाता है कई बार या गिर जाता है, समझे, तो वो होता है शॉक, ठीक। शॉक लग गया किसी को ना, शॉक लग गया, शॉक लगता भी है और झटका लग जाता है, करंट का, आदमी गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके अलावा मतलब ये जब कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग शॉक। ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जब रुकेगी तो वो जो भी बॉडी के पार्ट है वो काम नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। ब्रेन में रुक जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक हो गया, उसको ब्लड की सप्लाई रुकेगी, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, तो ये हो गया शॉक। तो अब इसमें आपको मतलब हो क्या रहा है कि ये मतलब लंग्स में मान लीजिए ये अपना काम नहीं कर पाया, ऑक्सीजन नहीं जाएगा हमारे हार्ट के पास, हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा, आदमी को शॉक हो जाएगा, ब्लड भेज ही नहीं पाएगा, या किसी और वजह से ब्लड हार्ट के अंदर हमारे इन्फेक्शन हो गया तो भी क्या है वो अपना काम नहीं कर पाया, कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट के अंदर कोई डिसीज है तब भी ये दिक्कत हो सकती है। एंजाइना हो गया, जो ब्लड के पास में ले जाने वाली नसें हैं जो ब्लड लेके जा रही, कोरोनरी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज हो गया, ब्लड की सप्लाई खुद हार्ट को नहीं होगी तो वो बाहर भी नहीं भेज पाएगा। खुद मुझे अगर मतलब खाने को नहीं मिलेंगे मैं दूसरे को कहां से खिलाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे दूसरों को कहां से दूंगा, समझ रहे हैं। तो मुझे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ताकि मैं काम कर सकूं, ऐसे हार्ट को ब्लड चाहिए ताकि वो काम करके ब्लड को बाहर भेज सके।
ये कोई भी दिक्कत हो रही है, या मान लीजिए जहां से हार्ट से ब्लड निकल के जा रहा है ओर्टा के अंदर, ओर्टा जो हमारा होता है ओर्टा जिसको बोलते हैं, और उसी में ब्लॉकेज है, दब गया है या कट गया है, और ब्लड पूरी बॉडी में जाने के बाद पता चला बाहर निकल रहा है, नालियों में बह रहा है, तो ये दिक्कत हो जाएगी। कई बार आदमी को चोट लगती है, ब्लड पूरी तरीके से बाहर निकल गया, शॉक हो जाएगा उसको, आराम से होगा, क्योंकि ब्लड है ही नहीं तो पहुंचेगा कहां से, समझ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन किसी भी तरीके से आपको देखना है कि जो शॉक हुआ है वो किस वजह से हुआ है, तब उसका आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इसीलिए अलग अलग चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है ना। अब शॉक के ट्रीटमेंट में कई बार आपको जरूरत पड़ेगी कि हार्ट रेट कम हो गया, हार्ट रेट बढ़ाने की, कई बार जरूरत पड़ेगी सर्जरी करने की, कहीं से ब्लड वेसल्स कट गया, ब्लड बह रहा है, उसको रोकने की, कई बार जरूरत पड़ेगी कि क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा डायलेट हो गए हैं, पूरी तरीके से प्रेशर नहीं बन पा रहा है, तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने की कई बार जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा करेंगे, देखेंगे कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, तो ब्लड एक्सपेंडर देंगे उसको, जैसे कि डीएनएस ये समझ चाहते हैं ना, मतलब वो क्या बोलेंगे, सैलाइन चढ़ाते हैं जो, तो वो उसको आप देंगे, समझे। तो इस टाइप से कई बार इन्फेक्शन है बहुत तगड़ा वाला, तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग दवाएं देंगे। तो इस तरीके से शॉक का हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब जो चीजें शॉक के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं वो है आपका पहला क्या है, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। क्या है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, आप ये कह सकते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स को यूज किया जा सकता है, जैसे कि नॉन एड्रीनलिन हो गया, एड्रीनलिन हो गया, डोपामिन हो गया, दो ब्यूटामिन वगैरह। तो ये क्या करते हैं, ब्लड परफ्यूजन को क्या कहते हैं, बढ़ा देते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, यानी हार्ट रेट बढ़ाएंगे, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, तो ब्लड का परफ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन, लेकिन हर टाइप के शॉक में इसको यूज नहीं करेंगे। स्पेसिफिक टाइप का शॉक होता है जिसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक। क्या है, सेप्टिक शॉक में इसको यूज करते हैं। ये एक तरीके का क्या है, एलर्जिक रिएक्शन होता है बहुत ज्यादा, समझे, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और फिर उसमें आदमी को शॉक होता है, तो उस कंडीशन में कोर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन जो हो रहा है उसको दबा देते हैं, उस कंडीशन में इसको यूज करेंगे। उसके अलावा हम लोग ऑक्सीजन भी यूज करते हैं, उसके अलावा क्या है, ऑक्सीजन भी यूज करते हैं, लेकिन ये कि उस कंडीशन में देखेंगे कि किसी वजह से मान लीजिए ऑक्सीजन की लेवल कम है बॉडी के अंदर, किसी को शॉक हुआ है, और उसका हमने क्या कहते हैं पल्स चेक किया, क्या कहते हैं पल्स कह रहा हूँ, उसका जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल जो चेक किया हमने, तो वो उसका कम था, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या है, ऑक्सीजन भी उसको देंगे, बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल PO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वो मशीन आती है ना ऑक्सीमेट्री, वो लगा के चेक करते हैं, तो अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम है तो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीजन सप्लीमेशन क्या है, सप्लीमेंटेशन उसको करेंगे। सप्लीमेंटेशन मतलब सप्लाई देंगे उसको ऑक्सीजन का, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर बढ़ सके। तो ऑक्सीजन रहेगा तभी तो एनर्जी बनेगी। उसके अलावा क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रेन देते हैं, यानी कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर देते हैं, जिससे उसका प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाए, यानी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए, तभी तो पूरी तरीके से परफ्यूजन होगा। वरना अगर इतना सही ब्लड है तो पूरी बॉडी में जाएगा, वो तो यहीं बिखर के रह जाएगा। तो उसको चाहिए उतना 5 लीटर तकरीबन, ताकि पूरी बॉडी के अंदर आराम से ब्लड क्या है पहुंचा सके। तो उसके लिए जो चीज यूज होती है होता है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, ठीक है ना। तो ये उसके अलग अलग क्या कहते हैं, मतलब हाई मोलिकुलर वेट के आते हैं, कम मोलिकुलर वेट के आते हैं। तो आप याद रखेंगे सैलाइन, ठीक है, नॉर्मल सैलाइन, NS, DNS, RL, ठीक है। तो ये सब चीजें आती है। ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लूकोज वाला भी लगा सकते हैं। तो ये कब देते हैं डेक्स्ट्रेन, जब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। जब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, यानी वॉल्यूम बॉडी का कम हो गया है, उसकी वजह से शॉक हुआ है, तो उसमें हम लोग उसको देंगे, तो उसको क्या करेगा, ये बढ़ा देगा वॉल्यूम को, तो उसकी वजह से ब्लड का परफ्यूजन बढ़ जाएगा सारी तरफ, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, काफी ज्यादा हो गया है। अब यही जो टॉपिक है ना, ये जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया, ये तकरीबन मैंने आधा पौन घंटे में 1 घंटे में इसी टॉपिक को पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इतना लॉन्ग हम कर नहीं सकते हैं। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, जो लोग भी यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं या देखेंगे, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, और अपने एग्जाम में जब आप पेपर देंगे और ये क्वेश्चन आएंगे, आपको फायदा होगा, तो आके कमेंट भी करिएगा। और अपना क्वेश्चन पेपर, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने कई बार बताया आपको, फोन नहीं करना है, 9694480523। इस पे आपको अपना क्वेश्चन पेपर रोजाना जब पेपर दे के आए तो आप इस पे भेजेंगे,
ताकि हम उसको क्वेश्चन पेपर को देख के आपके एग्जिट एग्जाम में उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एमसीक्यूज को हम वहां से अंदाजा लगाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा और दूसरे बच्चों के लिए हम हेल्प कर पाएंगे। जैसे आपको मैं ये क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को देख के ही तो दे रहा हूँ। अगर वो उन बच्चों ने मुझे नहीं भेजे होते तो मैं आपको नहीं दे पाता। तो जैसे उन्होंने आपके लिए काम किया, आप दूसरे आने वाले अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने जो जूनियर्स हैं उनके लिए आप अपने क्वेश्चन पेपर हमें इस पे भेजेंगे, ठीक है ना। ये व्हाट्सअप नंबर इस पे भेज दीजिए और बता दीजिए सर ये पंजाब बोर्ड का है, ये देहरादून का है, ये उत्तराखंड का है, अभी पेपर होने वाले हैं, ये हिमाचल का है, कर्नाटक का, जहां का भी है आप बता दीजिए सर यहाँ का ये इस सब्जेक्ट का पेपर है। तो आप हमारे ऊपर एहसान करेंगे और आने वाले बच्चों पे भी एहसान करेंगे। तो करना चाहिए, इतना भी थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। अब जिसको भी ये नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे ऐप पे जाएगा वो, ठीक है ना। ऐप के ऊपर मैंने इसकी क्या है, इसको अपलोड कर दिया, वहां से जाके आप उसको बाई कर सकते हैं, लेकिन उसको वहां से आप क्या कहते हैं डाउनलोड और प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे। अब मैं आपको दिखाऊं कैसे आप करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे ऐप की लिंक है, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। मैं ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको वहां से जाके अपने डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, व्हाट्सएप से लॉगिन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाएंगे कोर्स वाले सेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे सामने कुछ और खुलता है, आपके सामने ऐप में दूसरी तरीके से खुलेगा। तो ये सब आपको, जिसको लाइव क्लासेस अब तो हम देंगे नहीं किसी को, ठीक है ना। आपको लाइव क्लासेस वाले में जाना नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आप सिर्फ ओनली एमसीक्यूज लेना चाहते हैं, वो एक अलग कोर्स बना हुआ आपके लिए, समझ रहे हैं। सिर्फ क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर के लिए अलग कोर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्स हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मैंने एक सीरीज बना रखी है, समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जैसे डी फार्मा सेकेंड ईयर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आप देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डी फार्मा सेकेंड ईयर ऑल सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है ना। या इसके अलावा जैसे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे किसी को सिर्फ क्या कहते हैं फार्माकोलॉजी का ही एग्जाम देना है, तो फार्माकोलॉजी का मैंने कोर्स बना रखा है। फार्माकोलॉजी का मैंने कोर्स क्या है एक बना रखा है। तो उस फार्माकोलॉजी के कोर्स को आप बाय करेंगे, उसके अंदर आपको क्या है पूरा नोट भी मिल जाएगा फार्माकोलॉजी का, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये नोट्स कितने सस्ते हैं, 35-30 रुपए के हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ज्यादा नहीं है, देख रहे हो कितने सस्ते हैं ये, 35 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, ऐसे ही एक एक सब्जेक्ट का क्या है कॉस्ट है। इसमें हो सकता है कि 2-4-10 रुपया और बढ़ जाए, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से मतलब इसको क्या है बाय कर सकते हैं। लेकिन आप इसको बाय करने से पहले इसका जो क्या कहते हैं जो भी चीज है इसके बारे में मैंने वहां पे बताया डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ से ये डाउनलोड नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट है, आप उसको खुद से नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको क्या कहते हैं आपके एग्जाम अभी लेट से हैं और आपको क्या है मतलब प्रिंट में ही पढ़ना है, तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, और कहेंगे सर मुझे हार्ड कॉपी चाहिए डी फार्मा सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, समझ रहे। तो आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी, ठीक है ना। आप लिखेंगे सर मुझे हार्ड कॉपी चाहिए डी फार्मा सेकेंड ईयर के, या प्रिंटेड नोट चाहिए डी फार्मा सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, तो सारे सब्जेक्ट के आपको बता दिए जाएंगे। या एक सब्जेक्ट का भी आप लेना चाहते हैं तो आपको उसकी भी क्या है डिटेल्स बता दी जाएंगे। उसमें आपका क्या कहते हैं जो कोर्स का चार्ज होगा हार्ड कॉपी का, वो प्लस डिलीवरी चार्ज आपके क्या कहते हैं पिन कोड के बेस पे आपको बता दिया जाएगा। तो जब भी आप हार्ड कॉपी का रेट पूछे हमसे तो अपना पिन कोड जरूर भेज दीजिए, ताकि आपको डिलीवरी चार्ज के साथ में बता दिया जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम अच्छे से अच्छे हों। और जब आपके एग्जाम अच्छे हों और पास भी हो जाएं तो आप मिठाई भी भेज दीजिएगा हमें। अब तो ऑनलाइन मिठाई ऑर्डर हो जाता है, तो जिसका भी ऑर्डर करना है बता देना, ठीक है। मिठाई ऑर्डर कर देना। सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हार्ड कॉपी चाहिए, यहाँ पे ना कहो, मुझे व्हाट्सएप पे कहो यार ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कई सारे लोग भेजते भी, कोई 500 भेज देता है मिठाई के लिए, कोई 100 रुपया भेज देता है, कोई 200 भेज देता है, समझ रहे। तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपको लगे कि हाँ आप मैंने कुछ आपकी हेल्प की है, तो आप अब देखो मैं 1 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ सुबह सुबह उठ के, बहुत सारे लोग सो रहे होंगे अभी। थैंक यू सो मच।